हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आ गए सारे लोग बाहर से। चलो आज हम है ना राजस्थान हिस्ट्री शुरू करेंगे। बेसिकली आप तमाम लोग जानते भी होंगे कि आप हिस्ट्री को तीन भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक उसका प्राचीन काल होता है, एंशियंट जिसको हम बोलते हैं। एक उसका मध्य काल होता है जो मिडिवल होता है। एक उसका आधुनिक काल होता है जो मॉडर्न है। हम जब भारत की हिस्ट्री को इन तीन भागों में बांटते हैं तब मुख्य तौर पर ये देखते हैं कि हमारा जो प्राचीन काल था उसके अंदर एक तो आती है अपनी सभ्यताएं, जो पुरानी सभ्यताएं थी, कालीबंगा आहट टाइप की, या जो पुराने हिंदू राजवंश थे, कोई मौर्य था, गुप्त था, शुंग थे, सातवाहन थे, वो हम एंशियंट के अंदर पढ़ते हैं। हम मिडिवल तब से शुरू करते हैं जब भारत में मुसलमान आ गए थे। तो बाद में तुर्कों के बारे में, मुगलों के बारे में, अफगानों के बारे में, लोदियों के, सैयदों के, वो जो इतिहास चलता है वो अपना कौन सा आ जाता है, मध्य का। हम आधुनिक वहां से शुरू करते हैं जब हमारे देश में अंग्रेज आ गए थे। तो मॉडर्न के अंदर पढ़ते हैं कि किस प्रकार अंग्रेज हमारे देश में स्टैब्लिश हुए थे और किस प्रकार हमारे लोगों ने उनके खिलाफ रिटेलिएट किया था। ये दोनों चीजें, अंग्रेजों का स्टैब्लिश होना और हमारा नेशनल मूवमेंट चलाना, दोनों चीजें हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली तीन भागों में बांटते हैं हम, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक। हम एक एक पढ़ लेंगे। तो आज सबसे पहले शुरू करेंगे प्राचीन। तो लिखो राजस्थान का प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान का प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। एक ही रजिस्टर आपके पास? आज आज चल, राजस्थान का प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। बेसिकली जब हम एंशियंट की बात करते हैं तो या किसी भी देश का इतिहास पढ़ने में दो सोर्स काम में लिए जा सकते हैं। एक सोर्स तो ये हो सकता है कि जहां हम बैठे हैं इसके नीचे जमीन की खुदाई करें और जमीन में नीचे क्या मिलता है उसके आधार पर हम हिस्ट्री लिखें। एक ये कि हमें कोई बुक मिल जाए जो इस क्षेत्र के बारे में बताती हो। मतलब हिस्ट्री दो प्रकार की हो सकती है, एक जमीन को खोद के, एक किताब को पढ़ के। जो जमीन को खोद के की जाती है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं? पुरातत्व है, कभी नाम सुना? पुरानी चीजों के बारे में जानना, इसलिए उसको क्या बोल दिया हमने, पुरातत्व। आर्कियोलॉजी की हिस्ट्री होती है, पुरातत्व की हिस्ट्री होती है। एंशियंट पढ़ने का एक बड़ा तरीका आर्कियोलॉजी है। भारत के अंदर ये आर्कियोलॉजी शुरू करने वाला जो बंदा था उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था? भारत के अंदर जिस आदमी ने ये शुरू किया था उस आदमी का नाम क्या है, बताओ देखे। तो कोई पूछे कि भारत में फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता था, किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। या कोई पूछे कि भारत में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता था, किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इंजीनियर था, अंग्रेजों का एक इंजीनियर था। इंजीनियरिंग का तो काम यही होता है, खुदाई उदाई करनी कुछ। तो वो वास्तव में तो इंजीनियरिंग के लिए आया हुआ था यहाँ पर जब वो भारत आया तो उसको भारत के बारे में कई इंटरेस्टिंग चीजें मालूम हुई। जैसे अंग्रेज जब भारत आए थे तो उनको सबसे इंटरेस्टिंग चीज भारत के अंदर जो लगी थी वो लगे थे धर्म। अलग अलग इतने प्रकार के धर्म और किसी देश के अंदर नहीं थे। उल्टा यूरोपियंस, भाई भारत में केवल अंग्रेज नहीं आए थे, यूरोपियंस कई सारे आए थे। जैसे भारत में सबसे पहले आने वाला था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा कौन से देश का था? पुर्तगाल। कौन से देश का था? पुर्तगाल। पुर्तगालियों के बाद भारत में आए थे डच। डचों के बाद में भारत में अंग्रेज आए थे। तो अंग्रेज तो वास्तव में तीसरे नंबर पे आए थे, दो उनसे पहले आ गए थे। फ्रेंच आए थे, डेनिस आए थे, स्वीडिश आए थे, ऐसे अलग अलग प्रकार के आए। जब वास्को डी गामा भारत आए थे तब उनके दिमाग में मोटा मोटा सा ये था कि दुनिया में दो धर्म है बड़े, एक ईसाई और एक इस्लाम। कौन कौन से? ईसाई और इस्लाम। या यहूदियों के ज्यूज, ज्यूज जो होते हैं, यहूदी होते हैं, उनके बारे में जानते थे। पर दुनिया के दो धर्म बड़े, ईसाई और इस्लाम। ईसाई वो खुद थे, तो उनको लगता था कि दुनिया में या तो हम है या हमारे अलावा कोई और धर्म है बड़ा, तो वो कौन सा है? इस्लाम। इस्लाम के बारे में जानने का उनका रीजन भी था कि उनकी इस्लाम के साथ लड़ाई चल रही थी। ईसाई और इस्लाम वाले आपस में कई सालों तक लड़ते रहे थे, तो इस्लाम के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। अच्छा, इस्लाम में जिन लोगों से वो लड़ रहे थे वो लोग थे अरब देश के लोग थे, तो उनको अरबों की जानकारी थी। अरब के अंदर लोग टोपियां लगाते हैं, मुसलमान है सिर पे टोपी लगाते हैं, तो उनके दिमाग में ये भी था कि जो दुनिया के मुसलमान और सिर पे क्या लगाते हैं, टोपी लगाते हैं। वो भारत में जब आए तो उनको टोपी वाला कोई बंदा नहीं दिखा, तो उनको लगा कि भारत में मुसलमान तो नहीं, तो उनको लगा भारत में इसका मतलब ईसाई है सारे। तो शुरुआत में उनका दिमाग ये था कि भारत के लोग क्या है, ईसाई। पर उन्होंने एक चीज और नोटिस की कि ये हिंदू धर्म के अलावा बाकी जितने भी धर्म है वो मूर्ति पूजा नहीं मानते। क्या नहीं मानते? मूर्ति पूजा नहीं। भाई सीधा चर्च में जाओ, चर्च में कोई मूर्ति नहीं, मस्जिद में जाओ उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं, तो मूर्ति पूजा नहीं मानते। पर उन्होंने अपने जब यहाँ पर आए, केरल आए थे सबसे पहले, पुर्तगाली कहाँ थे? केरल। जब केरल आए तो उन्होंने देखा कि अपने यहाँ पे तो लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं, मंदिर के अंदर मूर्ति लगी हुई है, तो उनको लगा कि ये जो मंदिर है ये चर्च है, बनाने का तरीका अलग हो गया। और थोड़े लोग भटक गए अपने रास्ते से, इसलिए मूर्तियों की पूजा करने लग गए, बाकी है ये भी ईसाई। इसलिए वास्को डी गामा ने बाकायदा लेटर लिख के भेजे पुर्तगाल
कि मैं इन दिनों जिस जगह पर हूं, ये लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, पर बेचारे थोड़े से भटक गए, इसलिए ये अभी भी क्राइस्ट की पूजा करते हैं, अभी भी मदर मेरी की पूजा करते हैं, लेकिन अपने तरीके से नहीं करते, दूसरे प्रकार से करते हैं। कई सालों बाद जब अपने वालों को पता चला, तो अपने वालों ने वास्को डी गामा को बुला के समझाया कि इधर आ रहे, हम क्राइस्ट की पूजा नहीं करते, हम कृष्ण की करते हैं। वो अपने कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते क्या समझ गया उसको, जीसस को बोलते, तो उसको लगा जीसस की पूजा करते होंगे। और जिसको तू मदर मेरी कह रहा है, वो हमारी है, तेरी नहीं है ना। क्यों, अपने माता जी के मंदिर थे, ईसा मसीह की जो मम्मी थी उनका नाम मदर मेरी, तो उनको लगा यार मदर मेरी होगी। अपने वालों ने समझाया कि देखो तुम्हारे वाली जो मदर मेरी है, उसके बारे में यह कि दया, अहिंसा, करुणा, सहानुभूति उसकी देवी मानी जाती है। हमारे वाली भी है, दया, अहिंसा, सहानुभूति, करुणा की देवी है, पर साथ में झटके करती है, झटके बकरे करते हैं भाई साहब, पाडे करते हैं इधर। इसलिए हमारा और तुम्हारा सीधा सीधा आपस में कोई लेना देना। तो उनके समझ में आया यार ये तीसरे भांत के लोग हैं। जब फिर उन्होंने अपने बारे में जानना शुरू किया, तो उनको और पता चला कि यहाँ एक छोड़ो, यहाँ 5-7 चीजें हैं। यहाँ पे कोई बुद्धिज्म को मानता है, कोई जैनिज्म को मानता है, कोई हिंदुइज्म को मानता है, कोई सिखिज्म को मानता है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। बुद्धिज्म में उनको बड़ा इंटरेस्ट आया। उनको ये लगा कि दुनिया में 2 धर्म पहले से फैले हुए थे, ईसाई और इस्लाम। तीसरा कोई धर्म जिसने अपना प्रचार प्रसार किया, वो धर्म है बौद्ध। कौन सा है? आप इंडिया से उधर पूर्वी दिशा की तरफ बाहर निकलिए, तो जैसे आप बाहर निकलेंगे, बर्मा, चाइना, मंगोलिया, हांगकांग, ताइवान, मकाऊ, कोरिया, जापान, नीचे आएंगे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, इन सब देशों के अंदर बुद्धिज्म बुद्धिज्म था, श्रीलंका। तो उनको लगा कि यार दुनिया के 2 धर्म, ईसाई और इस्लाम, इनके फैलने का क्या कारण रहा? तो इनके फैलने का एक बड़ा कारण था राजा, कि मैं राजा हूं, और मैं यदि ईसाई बन गया तो मैंने मेरी पूरी पब्लिक को कहा कि भाई कल से सारे बाइबिल पढ़ेंगे, तो पूरी पब्लिक भी क्या बन गई? ईसाई। मैं यदि मुसलमान बन गया तो मैंने कल से पूरी पब्लिक को कहा कि सारे के सारे क्या पढ़ेंगे? कुरान। ये था राजा तथा प्रजा। राजाओं के टाइम में यही हुआ करता था, जैसा राजा है वैसी क्या हो गई? प्रजा। अब मैं यहाँ का राजा हूं, मैंने पास वाले राज्य पर आक्रमण किया, और पास वाले राज्य पर आक्रमण करके वहां के लोगों को कहा कि भाई रे मेरे अंडर में रहना है तो देख लेना, हमारा सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा, वरना सब मार दिए जाओगे। तो लोग वहां वाले भी, जिस ईसाई है तो ईसाई बन गए, मुसलमान है तो क्या बन गए? मुसलमान। तो ईसाई और इस्लाम के फैलने का एक बड़ा कारण राजा महाराजा रहे, कि राजा महाराजा गए जहां जहां पे उन्होंने कब्जे किए, वहां वहां पे जनता को बना दिया। तो यूरोपियंस को यह लगा कि बुद्ध धर्म के फैलने का कारण भी यही रहा होगा। तो उनका भाई कोई एक बौद्ध राजा हुआ होगा, उसने जाके बर्मा पे हमला किया, बर्मा पे हमला करके उन लोगों की तलवार लगाई कि भाई साहब बौद्ध बन रहे हो नहीं बन रहे? अपने वालों का नहीं सर, बुद्ध का तो सिद्धांत ही था अहिंसा, और उसमें हिंसा का कोई भी लेना देना। यूरोपियंस को इस बात में बड़े इंटरेस्ट है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी आदमी ने कुछ बातें कही, किसी व्यक्ति ने कुछ बातें कही, उसकी किताबों को लेके उसके अनुयायी, उसके शिष्य, उसके फॉलोवर्स अलग अलग देशों के अंदर गए, उन्होंने जाकर सर इस बुक को पढ़ी, इस बुक में बहुत अच्छी बातें, लोगों ने उस बुक को पढ़ना शुरू किया, उसको फॉलो करना शुरू किया, और लोग बुद्धिज्म में आ गए, लोग बौद्ध बन गए। उनको बड़ा इंटरेस्ट आया भगवान बुद्ध के बारे में। जिस व्यक्ति को सबसे अधिक इंटरेस्ट आ रहा था भगवान बुद्ध के बारे में, वो व्यक्ति कौन था? अलेक्जेंडर कनिंगम। क्या नाम था? इसने खुदवाना शुरू किया। इसने कहा भगवान बुद्ध पैदा कहां हुए थे भाई आपके? कहा लुम्बिनी। का लुम्बिनी खुदाई की जाए। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनगर। कुशीनगर की खुदाई की जाए। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था? कि सारनाथ। सारनाथ की खुदाई की जाए। भगवान बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? कि बोध गया। बोध गया खुदाई की जाए। भगवान बुद्ध लंबे टाइम तक कहां रहते? कि श्रावस्ती। श्रावस्ती खुदाई की जाए। उन तमाम जगह को खुदवाना उसने शुरू कर दिया। तो भारत में खुदाई की शुरुआत कोई आदमी करता है तो कौन करता है? तो भारत में फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? लिखो लाइन। अलेक्जेंडर कनिंगम को भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंगम इज नोन एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। अलेक्जेंडर कनिंगम को भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंगम इज नोन एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। अलेक्जेंडर कनिंगम को भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंगम इज नोन एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है, इज नोन एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। इस बंदे ने बाद में अलग अलग लोगों को अलग अलग इलाकों में भेजना शुरू किया। भाई एक अकेला आदमी तो पूरे भारत को देख नहीं सकता, तो इसने किसी आदमी का भाई तू पंजाब संभाल यार, वहां कुछ मिले मेरे को बताना, तू हरियाणा संभाल, वहां कुछ मिले मेरे को बताना। इसी चरण में राजस्थान के अंदर जो बंदा भेजा गया था उसका नाम था आर्चिबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल। क्या नाम था बताओ देखे? आर्चिबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल। दोबारा बोलो दे क्या नाम है?
कैंपबेल कार्ल। आपने कार्लाइल बड़े तौर पर याद रखना ना, आगे वाला नाम याद ना भी रहे तो क्या नाम याद रखना है, कार्ल। तो राजस्थान में आर्कियोलॉजी के लिए जिस बंदे को भेजा गया वो बंदा कौन था, आर्चिबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल। लिख लो, आर्चिबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आर्चिबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल is called as father of archaeology in राजस्थान। आर्चिबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आर्चिबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल is called as father of archaeology in राजस्थान। राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। is called as father of archaeology in राजस्थान। तो भारत में आर्कियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, एलेक्जेंडर कनिंगम। किसे कहा जाता है, एलेक्जेंडर कनिंगम। याद रख लेना, एलेक्जेंडर ना याद रहे, कनिंगम नाम तो याद रहेगा। तो कनिंगम तो क्या, भारत में पुरातत्व का जनक। राजस्थान में ये खुदाई करवाने का काम किसने किया, कार्लाइल। किसने किया, तो एक कनिंगम और एक कौन, कार्लाइल। तो भारत में किसने किया, कनिंगम। राजस्थान में किसने किया, कार्लाइल। याद रह जाएगी बात है। अब अलग अलग पढ़ेंगे, प्राचीन काल पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग कई भाग पढ़ते हैं। जैसे प्राचीन काल में सबसे पहले मनुष्य ने पत्थर का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं बाद में, पाषाण काल। क्या बोलते हैं, पाषाण। तो सबसे पहले मनुष्य पत्थरों का प्रयोग करता है। क्यों करता है पत्थरों का प्रयोग, किस लिए करता, आग जलाने के लिए। बाटे लेके घूमता रहता, कहां आग लगा दूं मैं, शिकार करने के लिए। किसके लिए, ये थोड़ी था कि मनुष्य ने सबसे पहले 2 बाटे लिए गए, आज बास्ते लगा दूंगा, कौन आ रहा है सामने, हाथ जला के राख कर दूंगा सबको। नहीं, वो शिकार करने के लिए जाता था। मनुष्य की बेसिक नीड खाना और पीना है, इसलिए मनुष्य ने जब कभी सभ्यता का विकास किया तो नदियों के किनारे रहा था। किस किनारा, इसलिए कहते हैं नदी घाटी सभ्यताओं का पालना है। बोलो तो क्या लाइन है, नदी घाटी सभ्यताओं का पालना। समझे, जिसमें बच्चे को झुलाते हैं, तो सभ्यताओं को झुलाने का काम यदि किसी ने किया तो नदियों ने किया है। क्योंकि सबसे पहले पीना जरूरी है भाई। आप खाने के बिना फिर भी रह सकते हो, पीने के पानी के बिना। तो वो जानता था, इतना समझदार था कि यार अपने को पीने के पानी के पास रहना है। अब पीने का जुगाड़ हो गया, नदी के पास बैठा, नदी में पानी आता है, पी ले भाई। पर खाने का क्या जुगाड़ किया जाए, तो धरती पर जंगल खूब सारे थे, इसलिए उसे लगा जंगल के अंदर जाके कुछ लेके आता हूं। जंगल में दोनों प्रकार के जानवर थे, जंगल में शाकाहारी जानवर भी थे और मांसाहारी जानवर भी थे। वो पत्थर लेके जाता, जो जानवर उसको दिखता उसको मार लिया करता। धीरे धीरे उसको समझ में भी आने लग गया था कि कौन सा इजी मारा जा सकता है और कौन सा टफ मारा जा सकता है। कभी उस पर वापस हमला हो तो उसको समझ आया कि शेर चीते की तरफ बाटे मारने, ये भी उसको समझ में आया, अपने तो ऐसा हिरण खरगोश इनके बाटे मार के अपना काम कर लेंगे इधर। ऐसा ही कभी हुआ है कि उसने कोई पत्थर एक किसी हिरण के मारा है, किसी खरगोश के मारा है, वो खरगोश हिरण मर गया होगा या घायल हुआ होगा। वो जैसे ही उसको पास में पकड़ने के लिए गया होगा कि इसको मैं मार के खा लूं, वो पत्थर किसी पास की चट्टान के जाके लगा होगा, चट्टान में आग लग गई, उसका जो शिकार था वो भी आग पकड़ गया। वो जो भी खरगोश हिरण जो भी था वो आग पकड़ गया। वो पास में गया तो हीट महसूस हुआ, उसने तो आग पहली बार देखी, उसके क्या पता कि आग के पास नहीं जाना चाहिए। हीट महसूस हुई, वापस भाग के आया, वापस जाने की कोशिश की, वापस हीट महसूस हुई, तो उसे लगा कि यार थोड़ी देर में इसको बुझने दो, बाद में देखूंगा। अब बुझने के बाद जब उसने खरगोश या हिरण खाया, इस बार ज्यादा अच्छा लगा उसको, रोस्टेड था। तो उसके समझ में है यार ये वाला मामला यदि बिठा दिया जाए ना तो थोड़ा ठीक रहता है। तो पत्थरों का सबसे पहला प्रयोग था शिकार। क्या था, फिर आग की खोज हुई थी। आग को अचानक अपने आप इन्वेंट कर ली थी उसने। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई आग के बारे में पहले से जानता ही था। मनुष्य ने धीरे धीरे बाद में उसको और समझ में आया कि पत्थर से नहीं कुछ और चीजों का प्रयोग करूं, शिकार थोड़ा और इजीली हो सकता है मेरा। तो सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया, जिस मेटल का प्रयोग किया, वो था तांबा। क्या था, तो पहले यूज में क्या ले रहा था वो पत्थर, अब यूज में क्या लेने लग गया, तांबा। तो इसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले तो कौन से काल के अंदर जी रहा था, और अब कौन सा आ गया उसका, कौन सा आ गया, ताम्र पाषाण काल। वो थोड़ा और इंटेलिजेंट हुआ, उसने तांबे में एक नई धातु मिलानी शुरू की, टिन। क्या मिलाई, कॉपर में जब आप टिन मिलाओगे एक नई धातु बनेगी, ब्रॉन्ज, कांसा। क्या बनेगा, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। पढ़ते हो तो स्वर्ण पदक तो मतलब सोना, रजत पदक मतलब चांदी, तो कांस्य पदक मतलब तांबा और टिन। तांबा और टिन दोनों जोड़ दोगे तो वो क्या बनेगा आपका। तो पहले से उसके पास में क्या था, तांबा, अब उसके पास में क्या आ गया, टिन। और तांबा और टिन दोनों को उसने जोड़ा तो उसने क्या बना दिया, क्या बना दिया, कांसा। वो थोड़ा और इंटेलिजेंट हुआ, वो खेती वगैरह करने लग गया था। और उसके समझ में आया कि तांबे का हल, भाई खेती के लिए हल क्या हो सकता है, तांबे का हल बनाए, कांसे का हल बनाए, वो इतना मजबूत नहीं होता, इसलिए धरती में ज्यादा नीचे तक लेके जाए तो हल आगे से मुड़ जाता है।
उसे मजबूत धातु की आवश्यकता थी कि धरती में जितना नीचे तक लेके जाऊं फिर भी हल मुड़े नहीं। फिर दूसरा, धरती को जितना नीचे तक चीरोगे बीज उतना ही नीचे तक जाएगा, जितना बीज नीचे तक जाएगा उतनी खेती क्या होगी, अच्छी। उसको अच्छी खेती करने के लिए कुछ अच्छे हल की आवश्यकता थी, हल बनाने के लिए अच्छी धातु की आवश्यकता थी। वो एक नई धातु खोजता, वो है लोहा। वो कौन सा है? तो उसने आगे अगली जो नई धातु यूज में लेनी शुरू की वो कौन सी थी? लोहा। तो ये काल कौन सा हो गया आपका? तो सबसे पहले पत्थरों का प्रयोग करता था वो तो कौन सा हो गया? फिर उसने तांबा यूज में लेना शुरू किया, इसलिए तांबे में टिन मिला दिया। अब एक नई धातु लोहा लेके आ गया। अब जब लोहा आ गया था ज्यादा, तो अब उसकी खेती ज्यादा होगी कम होगी? अच्छा, लोहे ने उसके दो तीन काम बड़े इजी किए। लोहे ने एक तो ये किया कि जंगल काट दिए। पहले जंगल को काटना बड़ा टफ था कि पेड़ पौधे खड़े उनको काटोगे कैसे। लोहे ने दो चीजें बनाई, एक तो कुल्हाड़ी, एक आरी। कौन कौन सी? एक यदि आरी आपके पास है, कितना भी बड़ा पेड़ खड़ा, दो आदमी लग के साइड में लाएंगे पेड़ नीचे। इससे पहले ये नहीं हो पा रहा था। तांबे वाली कुल्हाड़ी, कांसे वाली कुल्हाड़ी इस प्रकार से इजी नहीं काट पा रही थी, उसको टाइम लगता था। अब वो उस जंगल के जंगल काट सकता था। दो आदमी गए, शाम तक जाके खूब सारे पेड़ सल्टा के आ गए। 10-15 दिन के अंदर उसने पूरा जंगल उड़ा दिया। तो उसे समझ में आ गया ये वाला एकदम ठीक है। अब जब उसको जंगल से जमीन मिल गई, अब जमीन में उसको क्या करनी है? खेती। अब वो लोहे के हल आ गए तो खेती भी ज्यादा होगी कम होगी? और जब धन ज्यादा आएगा तो चोरी चकारी होगी। जब किसी के पास कुछ हो ही ना तो नंगा नहाए क्या, निचोड़े क्या? भाई, चोरी होने की संभावना कहां है? जहां धन पड़ा है। जहां धन ही नहीं है वहां चोरी होने की कोई संभावना नहीं। मुझे याद है एक बार 2011-12 के आसपास में दिलीप सर के घर में चोरी हो गई। तो सर क्लास के अंदर आए, सर ने क्लास के अंदर आके आगे सब मिठाई बिंटवाई हमको। सर आज किस बात की मिठाई? हमारे घर में चोरी हुई है। तो सर ये तो चिंता की बात है कि नहीं, इसका मतलब मैं धनवान होता जा रहा हूँ। चोरियां उनके घर में होती है जिनको जो क्या हो जाते हैं, धनवान। तो यार आज फील हुआ कि अरे टेबलें नहीं तोड़नी सर के नुकसान है। सर धनवान इसका मतलब ये थोड़ी तुम टेबलें तोड़ दोगे। हाँ, सुबह सुबह सर्दी में इतनी मारनी है अपने। तो वो है कि भाई जहां धन होता है वहां पर क्या होती है? चोरी होती है। तो अब जब चोरी चकारी होने लगी तो एक गांव है, मान लो ये एक गांव है, इसके अंदर 100 लोग है। इन 100 लोगों को लगा कि यार अपने फसल कितनी भी अच्छी हो जाए लेकिन इस गांव वाले अपने से क्या कर ले जाते हैं? चोरी कर लेते हैं, लूटपाट कर लेते हैं, जबरदस्ती लेके चले जाते हैं। इस गांव के लोग बैठे और लोग बैठे कहा कि नहीं भाई, कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा ताकि कोई अपनी चोरी चकारी ना कर सके। तो कुछ लोगों का काम होगा जो इस चोरी से बचा सके, जो गांव की रक्षा कर सके। तो ये 100 लोगों का गांव है, इसमें 10 लोग छांटे गए जो थोड़े जिम जाने वाले बॉडी बिल्डिंग टाइप के थे। उनका कहा तुम 10 लोगों का एक ही काम है, गांव के बाहर जाके बैठ जाओ और गांव के बाहर जाके ध्यान रखो कि कोई चोरी करने के लिए, लूटपाट करने के लिए, आक्रमण करने के लिए ना आ रहा हो। यदि आ रहा है तो उसको मार के तुम भगाओ ताकि हमारे गांव की क्या हो जाएगी? रक्षा। उन 10 लोगों ने कहा पर अब तो अपने 100 के 100 लोग खेती करते हैं तो सबके खाने का मिल जाता है। यदि हम 10 गांव के बाहर जाके बैठेंगे तो हमें खाना कौन खिलाएगा? और तो हम भी काम करते हैं, हमें खाना मिलता है। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम 90 लोग जितनी खेती करेंगे, अब खेती खूब हो रही है लोहे की वजह से, 90 लोग जो खेती करेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा तुम्हें दे देंगे, जितना तुम्हें चाहिए उतना तुम्हें देते रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो 10 लोग गांव के बाहर जाके बैठे। अब उन 10 लोगों ने मीटिंग की भाई कैसे क्या करना है। उन 10 में एक कोई इंटेलिजेंट आदमी था कि भाई ये जैसे कहेगा वैसे कर लेंगे। उस 10 ने कहा अकेला मैं क्या करूंगा, तुम 3 मेरा साथ और दो, मैं और ये 3 मिलकर जो भी डिसीजन लेंगे बाकी 6 लोगों को मानना पड़ेगा। कहा ठीक है। अब कोई बाहर से आता, उस बाहर से आता उसको पीट पाट के भगा दिया करते। धीरे धीरे एक वह आदमी जो सबसे सीनियर था वो बना राजा। क्या बना? वो 3 जो उसको सलाह दिया करते थे वो उसके मंत्री। वो क्या हुआ उसके? वो 6 जो उनके ऑर्डर फॉलो करते थे वो उनकी सेना। वो जो गांव वाले उनको अनाज भेजते थे वो बना टैक्स। वो क्या बना? वो गांव जो बना वो बना राज्य। वो गांव क्या हो गया? अब एक राज्य है, उस राज्य में 100 लोगों की जनता है। उन 100 लोगों में एक क्या है? राजा। 3 उसके क्या है? मंत्री। बाकी 6 उसकी क्या है? सेना। गांव वाले उसको जो अनाज देते हैं वो उनका क्या बन गया? अब उन लोगों, अब एक और बात, लोहे की वजह से एक बहुत अच्छा हथियार बना था उन लोगों के पास में, तीर कमान। क्या बना था? होता क्या था पहले जो लड़ाई थी, जब तक लोहा नहीं आया था, बड़ी तौर पे जो लड़ाई थी वो मलयुद्ध टाइप की लड़ाई थी, हाथों की लड़ाई थी। भाई इसको कूट दो, उसको मार दो, उस प्रकार लड़ाई थी। इसमें वही जीतेगा जो शरीर से बॉडी बिल्डर है। कोई बहुत मोटा सा आदमी है, कोई पतले से आदमी को पीट पाट देगा वो। लेकिन अब जब तीर कमान आ गया था ना, मैं भले कितना भी पतला सा हूं और मेरे को मारने के लिए 10 लोग भी आ रहे हैं, पर यदि मेरे को तीर बहुत अच्छे चलाने आते हैं, मैं उनको स्क्रीन क्रॉस नहीं करने दूं, उससे पहले मारूं मैं उनको। तो वो जो 6 लोग थे उनके पास तीर कमान थे। यदि सामने वाले कोई 10 भी आते, 20 भी आते, तो भी उन लोगों को भगा दिया करते। फिर इन लोगों को लगा कर अपने तो ठीक है, अपने तो 20-20 लोगों को हरा देते हैं। तो इन्होंने मिलकर इस गांव पर हमला किया। अब कहा इतने दिन तक हमले रोक रहे थे, अब कर लेते हैं। इस गांव पे हमला किया, इस गांव को भी अपने अंडर में लिया, कहा तुम भी हमें क्या दिया करो? अनाज दिया करो, तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। तो साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य का। वो जो राज्य उनके हुआ करते उन राज्यों को बोला करते जन।
क्या बोलते? क्या बोला करते हैं राज्यों को? जन। एक जन था, एक जन, दो जन, तीन जन। अब इस जन ने इस जन पे कब्जा कर लिया, जन बड़ा हो गया छोटा हो गया? तो उन्होंने कहा जनपद। क्या कहा इसको? अब ये एक जनपद है, इसने इस वाले जनपद पे भी कब्जा कर लिया, तो जनपद और बड़ा हो गया, तो उन्होंने कहा महाजनपद। क्या कहा? लोहे की खोज ने बड़े राज्यों का निर्माण किया। लोहे की खोज ने बड़े राज्यों का निर्माण किया, और बड़े राज्य बने उस काल को हम क्या बोलते हैं? महाजनपद काल। क्या बोलते हैं? तो इसके बाद जो अगला एरा आया, वो एरा कौन सा है अपना? महाजन। कौन सा काल आया? अब राजा, अब एक आदमी इनके अंदर राजा बना हुआ है, तीन मंत्री बने हुए, चाहे उसकी सेना बनी हुई। अब राजा के बाद अगला राजा कौन बनेगा? तो उनका वो मर गया, तो कहा दूसरा बॉडी बिल्डर लेके आओ, ये राजा बना दो। इसके बाद तो तीसरा बॉडी बिल्डर लेके उसको राजा बना दो। मतलब जो कोई शक्तिशाली आदमी होता है उसको क्या बनाया करते? राजा। तीसरा बना, अब चौथा किसको बनाए? तो उनका यार तीसरे का बेटा भी बॉडी बिल्डर है, क्यों ना इसी को बना दिया जाए। तो तीसरे का बेटा चौथा राजा बन गया। पांचों बनाने की बात है कि चौथे का बेटा भी ठीक है यार, और ये तो जानता भी है दादाजी राज कैसे करते थे, पापा कैसे करते थे, इसको बना दो, उसको बना दिया। व्यवस्था वंशानुगत हो गई। व्यवस्था कैसी हो गई? किसी टाइम कहा गया था जो कैपेबल है उसी को राजा बनाया जाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे कहा कैपेबल, इसका बेटा कैपेबल है, इसको बना दो। तो व्यवस्था हेरिडिटरी, वंशानुगत, राजा का बेटा ही क्या बनने लग गया? राजा। तो यहां से वंश बने। क्या बनने लगे भाई? इससे पहले एक वंश नहीं हो सकता ना, पहले तो अलग है, मैं अलग आदमी हूं, आप अलग है, आप अलग है, आप अलग है, चार अलग अलग आदमी बने, तो आप नहीं कह सकते ना एक ही वंश के। पर मैं, मेरे बाद मेरी अगली संतान, उसकी अगली संतान एक ही बनेगी, तो वो एक ही वंश के लोग हैं। यहां से वंशों का कब्जा होना शुरू हुआ। धीरे धीरे कई छोटे मोटे वंश आते चले गए। इतने में एक बड़ा वंश आया जिसने पूरे भारत पर कब्जा किया। उस वंश का नाम था मौर्य। क्या नाम था? जब हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेके, अफगानिस्तान में हिंदू कुश नाम की जगह, हिमालय की पहाड़ियां, उन हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेके बंगाल की खाड़ी तक, पूर्व से पश्चिम तक पूरा का पूरा भारत एक कर दिया था। उस वंश का नाम क्या था? मौर्य। इसलिए काल का नाम क्या देते हैं? क्या देते हैं? मौर्य। मौर्य काल। आप मेरे शब्दों पे गौर करना, मैं कह रहा हूं कि राजा के बाद राजा कौन बनेगा? राजा के बाद योग्य आदमी होगा, वो क्या बनेगा? राजा। पर राजा का बेटा भी योग्य था तो उसको बना दिया, उसका बेटा भी योग्य था तो उसको बना दिया। पर एक ही पीढ़ी के अंदर सारे योग्य हो जाए ऐसा जरूरी तो? बीच में एक आधा बेलखना निकलेगा। इसलिए राजतंत्रों में जब व्यवस्था वंशानुगत हुई, राजतंत्रों की व्यवस्था जब हेरिडिटरी हुई, वो तब तक ठीक चलती रही जब तक उसमें योग्य राजा आते रहे। जैसे ही उसके अंदर नायोग्य आने शुरू हुए, जैसे ही उसके अंदर अयोग्य आने शुरू हुए, उस वंश का क्या हो जाया करता? पतन। वो मौर्य वंश जो कभी पूरे भारत पर राज किया करता था, जब उसमें राजा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, जब वो पूरे भारत पर राज करता था, तो ठीक इधर आपके अफगानिस्तान की बाउंड्री से लेकर ठीक इधर आपके बंगाल की खाड़ी तक उनका कब्जा हुआ करता। अब वो खुद यहां पर बैठे हैं पाटलिपुत्र। खुद कहां बैठे? आप इमेजिन कीजिए, इस बात को सोच के कभी देखिए कि जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, जब कम्युनिकेशन नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन नहीं थे, एक जगह दूसरी जगह जाने के संचार के साधन भी इतने तेजी से उपलब्ध नहीं होते थे, तब यहां बैठ के एक राजा ये डिसाइड करता था कि अफगानिस्तान के इस गांव का टैक्स कितना लेना है। बिहार में बैठ के एक आदमी अफगानिस्तान का टैक्स लेता है और हमेशा उतना ही लेता है जितना आना चाहिए। एक बार भी यहाँ के लोगों ने ये नहीं कहा कि टैक्स नहीं देंगे, उनको पता था इसके पैर में जूता नंबर 10 का है, यदि एक बार मना किया ना खाल खींच देगा वो यहाँ पे आके, इसलिए सारे के सारे टैक्स दे रहे थे। पर जब इस आदमी को ये पता चलेगा कि यहाँ बड़ा कमजोर आदमी बैठा है और वो अपना कुछ ही नहीं कर सकता, तो क्या यहाँ वाले टैक्स देंगे? दूसरा, अब यहां तक भारत की बाउंड्री है, यहां पर कोई दूसरी बाउंड्री होती होगी, यहां पर दूसरे राजा राज करते होंगे, वो अंदर आने का प्रयास करते हैं, पर वो भी ये जानते हैं कि यदि एक कदम भी इधर आगे बढ़ा दिया, इधर वाला आके अपने को पीटेगा, तो वो भी हिम्मत कर नहीं पा रहे थे। अब इनको भी ये पता चला कि यहाँ वाला इतना मजबूत है नहीं है, यहाँ वाला क्या है? कमजोर। तब इधर से कुछ लोग आने शुरू हुए। उन कुछ लोगों के अंदर थे शक। कौन थे? उन कुछ लोगों में थे कुषाण। कौन थे? उन कुछ लोगों में थे इंडो ग्रीक। कौन थे? वे ग्रीक जो इंडिया की तरफ आ गए थे, उनको क्या कहा गया? यूनान। यूनान के लोग। सिकंदर, सिकंदर का नाम सुना है? सिकंदर यूनान का था। सिकंदर कहां का था? जब सिकंदर जीतता है, इंडिया की तरफ जीतता है, तो बीच बीच में अपने लोगों को छोड़ के गया था। तो वो लोग जो जिनको इधर वो छोड़ के गया था, वो जब इंडिया की तरफ आने लग गए थे, उनको क्या कहते हैं? तो अब उधर उधर वाला जो अपना उत्तर पश्चिम वाला इलाका, नॉर्थ वेस्ट ऊपर वाला पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो इलाका है, उसके अंदर के नए वंश आ गए। कौन कौन से आ गए? कुषाण, शक और इंडो। इसका मतलब ये वाले मजबूत है, कमजोर हो गए? कमजोर हो गए। ये कमजोर पड़े तो इनको यहां से हटा दिया गया और इनको यहां पर हटा के आगे नया वंश आ गया, सुंग। कौन सा आ गया? थोड़े दिन सुंग चले, इतने में सुंग कमजोर पड़े तो इनको हटा के यहां पर आगे कण्व। कौन आगे? थोड़े दिन कण्व चले, फिर इनको हटा के यहां पर आगे सातवाहन। कौन आगे?
अच्छा, लगातार ऐसे कोई किसी को हटा रहा है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है या कमजोर लोग है? कमजोर लोग है, थोड़ी थोड़ी शक्तियां हैं तो काम चल पा रहा है, थोड़े दिनों में आपको हटा रहा है। जब ये कमजोर पड़े तो कुछ विदेशी भारत के अंदर आ गए। साउथ इंडिया वाले इलाके वाले ने भी इन लोगों को टैक्स देना बंद किया। यहां पर कई नए वंश आने शुरू हुए, चेर, चोल, पांडे। कौन कौन से आ गए? उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 3 विदेशी लोग आ गए। कौन कौन? शक, कुषाण और इंडोग्री। अपने मिडल के अंदर और अपना नॉर्थ है बेसिकली, इसके अंदर 3 नए आ गए, सुंग, कण्व और सात। साउथ इंडिया अलग होता जा रहा है। साउथ इंडिया में कौन कौन से? चेर, चोल। जबकि पहले इस पूरे में कौन थे? मौर्य। पहले पूरे में कौन थे? पूरे में मौर्य थे, इसलिए काल को हम क्या कहते हैं? मौर्य काल। क्या अब इसको क्या कहें? अब दिक्कत ये थी कि अब इसको हम सुंग काल भी नहीं कह सकते, इसको हम कण्व काल नहीं कह सकते, इसको हम इंडो ग्रीक काल नहीं कह सकते, इसको हम पांडे काल नहीं कह सकते। विखंडित भारत है, डिसइंटीग्रेटेड इंडिया है, टूटा हुआ भारत है, जिसमें कोई एक वंश राज नहीं कर रहा। जहां जिसकी चल रही है वो वहां पे क्या कर रहा है? राज। तो हमने कहा ये मौर्यों के बाद का भारत है। किसके? मौर्यों के बाद का भारत है, इसलिए हमने हिंदी में नाम दिया मौर्योत्तर काल। क्या नाम दिया? तो मौर्यों के बाद में मौर्य काल क्यों कहते हैं? जब पूरे भारत में मौर्यों का राज था उसको तो हम क्या कहते हैं? मौर्य काल। उसके बाद में जब पूरे भारत में मौर्यों का राज नहीं रहा, वो राज टूट गया, अलग अलग कई धर्म आ गए, अलग अलग सॉरी कई वंश आ गए, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? मौर्योत्तर काल। क्या बोलते हैं? मौर्य प्लस उत्तर, उत्तर का मतलब होता है बाद में, उत्तर का मतलब मौर्यों के बाद में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मौर्योत्तर का। लेकिन फिर एक बड़ा वंश आया, उसने आके इन सारे जो छोटे छोटे थे इन सबको हराया, वापस पूरे भारत पर कब्जा किया, वापस उतनी सीमा लेके गए जितनी मौर्यों की थी। वो थे गुप्त। वो कौन थे? तो इसको हम क्या बोल देंगे बाद में? गुप्त काल। क्या बोल देंगे? पर वही जो हम वापस अभी बात कर रहे थे, एक वंश कई पीढ़ियों तक लगातार रहता है, फिर उसमें कुछ कमजोर लोग आते हैं, कमजोर लोग आते हैं तो इधर उधर के लोग टैक्स देना क्या कर देते हैं? बंद। वापस वो डूबता है, नए नए छोटे छोटे वंश आ जाते हैं, वापस वही स्थिति हो गई जो मौर्यों के बाद भी थी, अब गुप्तों के बाद में वही स्थिति हो गई, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? गुप्तोत्तर। क्या बोलते हैं? मौर्यों के बाद में छोटे छोटे आए तब तो हमने क्या कह दिया? मौर्योत्तर। गुप्तों के बाद में छोटे छोटे आए इसलिए हमने क्या कह दिया? क्या कह दिया? गुप्तोत्तर। अच्छा, गुप्तोत्तर काल शक्तिशाली होता जा रहा है या कमजोर होता जा रहा है? कमजोर होता जा रहा है। तो विदेशियों को मौका मिला, इस बार विदेशी आए, उन्होंने भारत पे कब्जा कर लिया, यहाँ के लोगों का कब्जा खत्म हो गया। वो जो विदेशी बाहर से आए थे वो थे मुसलमान। वो कौन थे? इसलिए यहां से मध्यकाल शुरू होता है। क्या शुरू होता है? तो गुप्तोत्तर काल तक प्राचीन काल चलता है, मुसलमानों के आने के बाद वाला क्या हो जाता है? तो हमारा यहां तक क्या चलेगा? प्राचीन काल। तो सबसे पहले प्राचीन काल में क्या पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे पाषाण काल? मनुष्य किसका प्रयोग करता था? पत्थरों। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ताम्रपाषाण नाम क्यों है इसका? क्योंकि मनुष्य ने कौन सी धातु का प्रयोग किया? ये आरएस का सवाल है। सबसे पहले मनुष्य ने जिस धातु का, जिस मेटल का प्रयोग किया था वो क्या थी? कॉपर। तो उसको पहले तांबा उसके पास है, अब तांबा आ गया, सॉरी पत्थर उसके पास है, तांबा आ गया, तो क्या कहलाया? ताम्रपाषाण काल। फिर तांबे में क्या मिला है? टिन। तांबे में टिन मिला था, क्या बनता है? कांसा। तो क्या हो गया? कांसा। एक नई धातु उसको मिली, वो कौन सी? लोहा आया, तो बड़े बड़े राज्य बने, एक ही वंश का कब्जा हो गया, अलग अलग वंश आ गए, फिर एक ही वंश आ गया, फिर अलग अलग वंश आ गए। समझ जाओगे? इसको एक बार उतार लो, फिर एक एक पढ़ेंगे अपने। वैसे इस लिस्ट को उतार लो एक बार, ताकि याद रहे कि किसके बाद क्या पढ़ना अपने को। उतार लिया? एक एक का पोस्टमार्टम कर ले। अब लिखो पहले पाषाण काल। ये लिस्ट केवल बस यूं दिमाग में रखनी, कुछ याद नहीं करना इसमें, मोटा मोटा याद रहना चाहिए क्या क्या पढ़ेंगे, तो मुझे बार बार नहीं समझाना पड़ेगा, मैंने एक बार समझा दिया। उतार लिया ना सबने? अब लिख लो, पहला लिख लो पाषाण काल। स्टोन एज।
अच्छा, मैंने पुनः बताया आपको कि भारत में पुरातत्व की शुरुआत करने वाला जो बंदा था उसका नाम है कनिंघम। क्या नाम है? राजस्थान में जिस बंदे को भेजा गया वो कार्लाइल। कौन है? अब कार्लाइल अलग अलग लोगों को काम पे लगाएगा, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। तो उसने एक बंदे को काम पे लगा रखा था, उस बंदे का नाम था सीए हैकेट। क्या नाम था? सीए हैकेट। 1870 में दो जगह, एक तो अपने जयपुर में, कहां पर? एक बूंदी में एक जगह पड़ती है इंद्रगढ़। बूंदी में कौन सी जगह? बताओ दे, कौन कौन सी दो जगह? जयपुर और बूंदी में कौन सी जगह? यहां से पत्थर की कुल्हाड़ियां प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? पत्थर की। पाषाण काल में चीजें किसकी मिलेगी? पत्थर की। पत्थर की क्या मिली उसको? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी क्या है जी? लंबा सा पत्थर है जिसका आगे वाला भाग तीखा कर लिया गया है ताकि चीजों को काटने के अंदर काम में लिए जा सके उनको ना। उन पत्थर की कुल्हाड़ियों को बोलते हैं हस्त कुठार। क्या बोलते हैं? हस्त का मतलब क्या हो गया? हाथ, और कुठार का मतलब हो गया कुल्हाड़ी। कुठार का मतलब क्या हो गया? कुल्हाड़ी। ऐसी कुल्हाड़ियां जिनको हाथ में पकड़ के चलाया करता था, इसलिए उनके नाम क्या हो गए? हैंड एक्स। इंग्लिश वाला शब्द अच्छा, हैंड एक्स। एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, हैंड का मतलब हाथ। तो हैंड एक्स किसको मिले? सी हैकेट को। कहां, कब मिले? कहां कहां से मिले? क्या मिले उसको? तो आरपीसी ने कई बार पूछा हुआ सवाल है कि जयपुर तथा इंद्रगढ़ से 1870 में किस व्यक्ति को हस्त कुठार प्राप्त हुए थे? किसको प्राप्त हुए थे? क्या होता है हस्त कुठार? पाषाण काल है तो वो कुल्हाड़ियां किसकी है? ये तो लिखवाने की आवश्यकता नहीं। पाषाण काल है तो कुल्हाड़ियां किसकी मिलेगी? पत्थर की। लिखो 1870 ईस्वी में, इन 1870 एडी, 1870 ईस्वी में, इन 1870 एडी, सी ए हैकेट को, सी ए हैकेट, सी ए हैकेट को, सी ए हैकेट, सी ए हैकेट को जयपुर तथा इंद्रगढ़ से हस्त कुठार प्राप्त हुई थी। कलेक्टेड हैंडेक्स फ्रॉम जयपुर एंड इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ बूंदी में, जयपुर तथा इंद्रगढ़ से हस्त कुठार प्राप्त हुई थी। कलेक्टेड हैंडेक्स फ्रॉम जयपुर एंड इंद्रगढ़। जयपुर तथा इंद्रगढ़ से हस्त कुठार प्राप्त हुई थी। कलेक्टेड हैंडेक्स फ्रॉम जयपुर एंड इंद्रगढ़। जयपुर तथा इंद्रगढ़ से हस्त कुठार प्राप्त हुई थी। कहां से हस्त कुठार प्राप्त हुई? किसको प्राप्त हुई? तो अब लगा कि यार ये चीजें तो मिल रही है, थोड़े लोगों को और लगाया जाए। तो एक बंदा है, उसका नाम है सेटनकार। क्या नाम बंदे का? सेटनकार को भेजा यार तू ढूंढ। इसको ऐसी कुछ चीजें मिलती है झालावाड़ से। कहां से मिलती है? चल। एक बंदा और था, उसका नाम था बी आलचीन। क्या नाम था? और बी आलचीन को ऐसी कुछ पत्थर की चीजें मिलती है जालोर से। कहां से मिलती है? अपने को सीधा सीधा नाम पूछेगा कि बी आलचीन को ऐसी चीजें कहां से प्राप्त हुई, तो कहां से प्राप्त हुई? जालोर। और सेटनकार को ऐसी चीजें कहां से प्राप्त हुई? ऐसी चीजें कौन सी चीजें? कैसे? अष्टकुटा। पत्थर के उपकरण थी, ऐसे उपकरण जिनसे शिकार किया जा सके, इस प्रकार की चीजें मिलती है। लिखो सेटनकार को ऐसे पाषाण उपकरण झालावाड़ से प्राप्त हुए। सेटनकार कलेक्टेड सच स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स या स्टोन इक्विपमेंट्स फ्रॉम झालावाड़। सेटनकार को ऐसे पाषाण उपकरण झालावाड़ से प्राप्त हुए। सेटनकार कलेक्टेड सच स्टोन इक्विपमेंट्स फ्रॉम झालावाड़। सेटनकार कलेक्टेड सच स्टोन इक्विपमेंट्स फ्रॉम झालावाड़। तथा बी आलचीन को ऐसी वस्तुएं जालोर से प्राप्त हुई। एंड बी आलचीन फाउंड सच थिंग्स फ्रॉम जालोर। तथा बी आलचीन को ऐसी वस्तुएं जालोर से प्राप्त हुई। एंड बी आलचीन फाउंड सच थिंग्स फ्रॉम जालोर। तथा बी आलचीन को ऐसी वस्तुएं जालोर से प्राप्त हुई। एंड बी आलचीन फाउंड सच थिंग्स फ्रॉम जालोर। बी आलचीन को ऐसी वस्तुएं जालोर से प्राप्त हुई। बी आलचीन फाउंड सच थिंग्स फ्रॉम जालोर। बी आलचीन को ऐसी वस्तुएं कहां से मिली? जालोर से। तीन बंदों के नाम याद रखने। सीए हैकेट को कहां कहां से मिले? जयपुर और इंद्रगढ़। सेटनकार को कहां से मिले? झालावाड़। और आपके बी आलचीन कहां से मिले? अच्छा, पत्थर की कुछ चीजें राजस्थान के अंदर मिल रही है, इसका मतलब ये तो तय था कि पाषाण काल का मनुष्य राजस्थान में रहता तो था। पाषाण काल का मनुष्य राजस्थान में रहता, पाषाण काल में राजस्थान में एक्टिविटी दिखाई तो दे रही है, पर वो रहता कहां पर है? तो आप ये कह सकते हैं कि सर यदि जयपुर इंद्रगढ़ में मिल रहा है तो कहां पर रहता है? जयपुर इंद्रगढ़। सेटनकार को झालावाड़ मिल रहा है तो बंदा कहां पर रहता है? झालावाड़। पर किसी जगह पे पत्थर के कुछ हथियार मिलना ये साबित नहीं करता कि बंदा यहाँ पे रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अभी आपकी छुट्टी हो, आप घर चले जाएं, कुछ लोगों के रजिस्टर यहीं पे रह जाएं, पेन यहीं पर रह जाएं, आज भूकंप आए, प्रलय आए, सब मरमुरा जाएं, अपने सारे खत्म हो जाएं, नहीं होंगे, पर ऐसा मान लें कि ऐसा यदि हो जाए
आज के 1000 साल बाद खुदाई हो और यहाँ कहा जाएगी, यहाँ पर मिले कॉपी और पेन के आधार पे कहा जा सकता है मनुष्य रहता है ना, ये कोचिंग है। मनुष्य यहाँ पे रहता, उसके रहने का जगह दूसरा, यहाँ तो कम से कम एग्जैक्टली रहता। ये भी हो सकता है शिकार करने की जगह हो, कुछ जंगल हो जहां पर शिकार करने गया हो, शिकार कोई भारी रहा हो तो उसने कुल्हाड़ी फेंक दी, घर पे और पड़ी है रखने, तो शिकार को तो लेके चलते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कहा यार वो जगह ढूंढी जाए जहां पे रहता था। वो जो सबसे पुरानी जगह है राजस्थान के अंदर जहां मनुष्य रहता था, वो अपने को मिलती है भीलवाड़ा में बागोर। कौन सी मिलती है? तो पाषाण काल के केंद्र पढ़ेंगे तो पाषाण काल के हम पढ़ा है कि कहां कहां से चीजें मिल रही इन लोगों को। बड़ा केंद्र कोई पाषाण काल को अपने को मिला था, वो कौन सा केंद्र मिला है? कौन सा मिला? हेडिंग डालो इसी में, केंद्र, सेंटर्स, और पहला लिखो बागोर, कि जहां मनुष्य की गतिविधियां दिखाई दे रही है अपने को सीधे सीधे, बागोर। केंद्र कौन सा है? बागोर कहां पर पड़ता है? मैंने बताया आपको कि ये केंद्र जो भी मिले नदियों के किनारे मिले। किसके किनारे मिले? यहां से जो नदी निकल रही है वो नदी है कोठारी। कौन सी नदी है? लिखो, यह है कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर कोठारी। यह है कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर कोठारी। कौन सी नदी किनारे है? अब फिर अलग अलग, जब ये पता चला यहाँ पे कुछ मिल सकता है तो अलग अलग बंदे भेजे गए, यार खुदाई करो, बहुत ढंग से खुदाई करो। तो खुदाई की गई। खुदाई के लिए हिंदी में एक अच्छा वर्ड होता है उत्खनन। क्या वर्ड होता है? तो जो उत्खनन करता है उसको क्या कह देंगे हम? उत्खनन करता। क्या कह देंगे? उत्खनन। इंग्लिश के अंदर इन्हीं लोगों को बाद में बोलते हैं हम एक्सकेवेटर। क्या बोलते हैं? जो इंग्लिश में खुदाई को उत्खनन को बोलते हैं एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन करने वाला बंदा कौन हो गया? एक्सकेवेटर। और ये जो एक्सकेवेटर थे यहाँ पर, उनका नाम था वीरेंद्र नाथ मिश्र। क्या नाम था? तो कोई पूछेगा वीएन मिश्र ने कहां का उत्खनन किया था, तो कहां का किया था बताओ देखिए, कहां का किया था? भागो लिख लो, उत्खनन करता वीरेंद्र नाथ मिश्र, एक्सकेवेटर। पूना विश्वविद्यालय में काम किया करते थे। पूना यूनिवर्सिटी है तो पूना यूनिवर्सिटी के तहत काम किया करते थे। लिख लो भले कोष्टक में, पूना विश्वविद्यालय, पूना यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी। तो उत्खनन कौन कर रहे थे? वीरेंद्र नाथ मिश्र। अच्छा, उत्खनन का मतलब है किसी जगह की क्या की जाएगी? खुदाई। एग्जैक्ट। अब बागोर एक बड़ा गांव है ना, जैसे मान लो ये बागोर है। अब ये बागोर है तो इसमें कौन सी जगह खुदाई करनी चाहिए? जो सबसे पुरानी है उसकी या जो सबसे नई है उसकी? सबसे पुरानी है ना भाई। अब ये बागोर ये हो सकता है ना कि पहले लोग यहाँ रहते थे, फिर यहाँ भीड़ हो गई ज्यादा तो लोग थोड़े यहाँ बस गए, यहाँ भीड़ हो गई तो लोग यहाँ बस गए, यहाँ भीड़ हुई तो लोग यहाँ बस गए। अब यहाँ वाले बसे में उनको तो बसे भी 400 साल हुए, तो कोई ज्यादा पुरानी बात तो मिलेगी नहीं। इनको हो सकता है 1000 साल हुए उस जगह पर लोगों को रहते हुए, यहाँ रहते हुए 1500 साल हुए, यहाँ रहते हुए 2500 साल हो गए, तो इनकी खुदाई की जानी चाहिए। सबसे पुरानी जिस जगह की खुदाई की, एग्जैक्टली जो लोकेशन जहां पर खुदाई हुई उस जगह का नाम है महासतियां। क्या नाम है? तो कोई आपसे पूछेगा कि कौन से स्थान का उत्खनन किया गया था, तो कौन से स्थान का? लिख लो, यहां पर महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया गया था। प्लेस नेम्ड महासतिया वाज एक्सकेवेटेड हियर। यहां पर महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया गया था। प्लेस नेम्ड महासतिया वाज एक्सकेवेटेड। यहां पर महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया गया था। किसका उत्खनन किया गया था? महासत्य। अब क्या क्या मिला उनको यहाँ पे, चीजें क्या क्या प्राप्त हुई, तो एविडेंस क्या मिले उनको, किस चीज के एविडेंस मिले? तो लिखो साक्ष्य, एविडेंसेस, साक्ष्य, एविडेंसेस। साक्ष्य समझते हो ना, हिंदी का वर्ड साक्ष्य समझते हो? क्या क्या चीजें मिली, जो चीजें मिली वो उसके क्या हो गए? साक्ष्य, एविडेंस हो गए उनके। अब कौन से काल का केंद्र है बताओ? कौन से काल का है? पाषाण। तो पत्थर की चीजें तो मिलेगी, लेकिन पत्थर के जो भी हमें चीजें मिली है ना वो छोटी छोटे पत्थर है। कैसे पत्थर है? कैसे पत्थर है? छोटे छोटे पत्थर, इसलिए बोलते हैं लघु पाषाण उपकरण। क्या बोलते हैं? एक नंबर लगा के लिखो, लघु पाषाण उपकरण। लघु को इंग्लिश में आप बोलते हो माइक्रो, पत्थर को बोलते हैं लिथ, इसलिए बोलते हैं माइक्रोलिथ। तो पूछे माइक्रोलिथ कहां से प्राप्त हुए, तो कहां से प्राप्त हुए? बागोर। या हिंदी में अपने उन्हीं को क्या कह देते हैं? लघु पाषाण उपकरण। क्या कह देते हैं? लघु पाषाण उपकरण। और उस जगह को जब देखते हैं तब पता चलता है कि यार ये लोग है ना पशु पालने लग गए थे। क्या पालने लग गए थे? पशुपालन। तो लिख लो, अगला लिख लो, पशुपालन। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल को डोमेस्टिक बना लिया था उन लोगों ने। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स।
पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब ये भी देखो आप, इंग्लिश वाला शब्द कितना अच्छा है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल जो आपके जंगल के अंदर रहते हैं वो जानवर कैसे हो गए? एनिमल। मैंने बताया कि जंगल में दोनों प्रकार के जानवर थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी। अब कभी ऐसा हुआ है कि किसी बकरी के पीछे, किसी भेड़ के पीछे कोई तेंदुआ भागा है, तो बकरी भेड़ जंगल के बाहर की तरफ आई होगी, बाहर की तरफ मनुष्य नदी के पास में रहता होगा, पर उसको पता था कि यार जानवर उस पर हमला करते हैं, इसलिए वो अपने सुरक्षा के अंदर कोई पत्थर वत्थर लकड़ियां वकड़ियां रखता होगा। और अचानक खबर आई कि उधर से दो पशु भागते हुए आ रहे हैं, तो वो पत्थर लेके खड़ा हो गया, लठ लेके खड़ा हो गया, उसने पत्थर फेंकने शुरू किए, तेंदुआ पत्थरों के डर की वजह से भाग गया, बकरी भागी नहीं, वहीं खड़ी रही। तो उसको लगा ये डरती नहीं है मेरे से, वो उसके पास गया तो उसको खाया भी नहीं, उसको लगा ये ठीक है। उसके दिमाग में यार कल अपने शिकार करने के लिए जंगल जाने की आवश्यकता, शिकार खुद ही है। उसने पाल लिया, उसको क्या कर लिया? डोमेस्टिक बना लिया। इसलिए हम बोलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। पशुओं को क्या बनाना शुरू किया उसने? पालतू। क्या बनाना शुरू किया? हमें एविडेंस मिलते हैं यहां से कि वो धीरे धीरे पशुओं को क्या बनाने लग गया था? पाल। धीरे धीरे उसने खेती करनी शुरू की, तो हमें एविडेंस मिलते हैं खेती के। किसके मिलते हैं? लिख लो, कृषि, एग्रीकल्चर, है ना। खेती बहुत बाद में शुरू हुई थी, मनुष्य ने सबसे पहले खेती नहीं की, बहुत बाद में की। इसका मतलब बागोर में लंबे टाइम तक लोग रह रहे हैं, बागोर के अंदर पत्थर का प्रयोग करने वाले लोग हैं। फिर धीरे धीरे वही लोग क्या करने लगे? पशुपालन। फिर धीरे धीरे वही लोग क्या करने लगे? खेती। इसका मतलब वो लोग ये जगह छोड़ के गए, नदी के पास में ठीक जगह थी। मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह दो स्थितियों के अंदर जाता है। एक तो इकोनॉमी, कि भाई मेरे को लगता है यहाँ नौकरी अच्छी नहीं मिल रही, और कहाँ मिल सकती है? अजमेर मिल सकती है, तुम अजमेर जाऊंगा। दिल्ली मिल सकती है, तो कहाँ जाऊंगा? दिल्ली। दूसरा जलवायु, है ना। कई बार स्टूडेंट एडमिशन लेता है अपने यहाँ पर, और 10 दिन बाद में उसके घर वाले आते हैं कि सर फीस वापस दो, या इसका ऑनलाइन कर दो। हम कहते हैं फीस तो वापस नहीं देंगे, हमने पहले साइन करवाया था आपसे, और इस पे कहा था कि नहीं भाई साहब फीस आपकी वापस नहीं की जाएगी, तो सर इसको ऑनलाइन कर दो। हम वापस समझाते हैं कि क्यों करवा लो ऑनलाइन, इसको पढ़ने दो, इसको पढ़ने क्यों देते? इसके पानी नहीं जच रहा। क्या नहीं जच रहा? पानी नहीं जच रहा है यहाँ गाजियापुर का। आप में से भी कईयों को ऐसा लगेगा, पर फिर भी जचाना है ना। पानी नहीं जचेगा, मैं लिख के देता हूँ, बाढ़ सबके उड़ेंगे, है ना। जयपुर, साल भर जयपुर रहोगे, रोडे मोडे हो जाओगे सारे के साथ, पर कोई दिक्कत नहीं है, अपने उड़े तो उड़े। बड़े शहरों के अंदर जो एक्सपोजर होता है वो दूसरी जगह मिलता। आप जितने बड़े शहर के अंदर जाएंगे उतनी आपकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी, आप जितने बड़े शहर के अंदर जाएंगे दिमाग के तंतु उतने ज्यादा अच्छे खुलेंगे। मैं कहता हूं ये कि ये चीज बंदा कोई गांव में पढ़े, ये कि ये चीज एक तहसील के अंदर पढ़े, ये कि एक चीज एक जिले में पढ़े, ये कि एक चीज जयपुर के अंदर पढ़े, अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। यहाँ पर आप भिन्न भिन्न लोगों से मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की बातें होती है। इसलिए मैं तो अक्सर कई बार क्लास में कहता रहता हूँ आपको कि आप यहाँ भी कोशिश किया करेंगे आपका जो रूममेट हो वो आपके जिले का ना हो। आप जब जयपुर ही आए हैं तो अलग प्रकार के लोगों से रह जाए वास्तव, वरना क्या हम हमारे जिले वाले के साथ वैसी बातें करते हैं, आपके एमएलए कौन जीता, जबकि हम दोनों जानते हैं उनके क्षेत्र का एमएलए कौन है, अपने क्षेत्र का एमएलए कौन है। हम किसी तीसरे के साथ रहेंगे तो उस क्षेत्र के बारे में जानेंगे, उनकी संस्कृतियों के बारे में जानेंगे, उनके अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में जानेंगे। तो सेम की सेम यहाँ पर थी कि एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है, वो सिविलाइजेशन टूटने का नाम नहीं ले रहे। इसका मतलब वहां की जलवायु भी ठीक रही होगी, इसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए। इकोनॉमी है, पशुपालन कर पा रहे हैं, खेती कर पा रहे हैं। अब मनुष्य ने पहली बार कौन सी धातु का प्रयोग किया? तांबा। तो हमें यहां से एक तांबे की सुई मिलती है। किसकी सुई सुई मिलती है? लिखो, तांबे की छेद वाली सुई, कॉपर निडल विद होल। कॉपर निडल विद होल, तांबे की छेद वाली सुई। तांबे की छेद वाली सुई कहां से प्राप्त होती है अपने को? बाप। अब तांबे के बाद में जो बड़ी धातु यूज में आई थी वो आई थी लोहा। कौन सी आई थी? यहां से हमें लोहे के हथियार भी मिले हैं, तो लिखो लोहे के उपकरण, आयरन इक्विपमेंट्स, आयरन इक्विपमेंट्स। इसका मतलब हमें यहाँ पत्थर के हथियार भी मिल रहे हैं, हमें यहाँ पे तांबे के हथियार भी मिल रहे हैं, हमें यहाँ से लोहे के। इसका मतलब सिविलाइजेशन कंटिन्यूस है। पत्थर वाले लोग भी बैठे हैं यहाँ पर, तांबे वाले लोग भी यहाँ पर है, और लोहे वाले लोग। अब लोग यहाँ पे रहते हैं तो मरते भी होंगे, कहीं उनको दफनाते जलाते भी होंगे, हमें डेड बॉडीज मिली यहाँ पे। और वो जो डेड बॉडी मिली है, वो जो लाशें मिली है, उनके साथ में हमें खाने पीने की चीजें मिली है, बर्तन मिले हैं उनके साथ में। तो लिखो, शव के साथ खाद्य सामग्री व बर्तन, यूटेंसिल्स एंड फूड आइटम्स विद डेड बॉडी, यूटेंसिल्स एंड फूड आइटम्स विद डेड बॉडी, शव के साथ खाद्य सामग्री व बर्तन।
यूटेंसिल्स एंड फूड आइटम्स विद डेड बॉडी। शव के साथ खाद्य सामग्री व बर्तन। क्या क्या मिले? खाद्य सामग्री व कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी के साथ में खाने पीने की चीजें रखी। आपका ये भी हो सकता है कि सर अब तक थोड़ी पड़ी है तो समाप्त हो जाती है, पर फिर भी उनके अंश जो मिलते हैं उनको हम जब चेक करते हैं तो पता चलता है हाँ यार कुछ खाने पीने की चीज थी। बर्तनों के अवशेष वगैरह हमको मिल जाते हैं। किसी भी जगह डेड बॉडी के साथ में इस प्रकार की कोई चीजें मिलती हो, वो वाले फूड आइटम्स मिलते हो, वो बर्तन मिलते हो, कई जगह हमें आभूषण मिलेंगे, कान में नाक में कुछ पहने का इस प्रकार की। इसका एक ही मतलब है कि वे लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। किसमें विश्वास रखते हैं? उनका यह मानना था कि आदमी मर गया पर इसका दूसरा जन्म होगा, और दूसरा जन्म होगा तो बर्तन चाहिए, हाथों हाथ खाना कहां से आएगा, इसको क्या चाहिए? खाना चाहिए। पूरा भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म में विश्वास करती है, हम रीबर्थ थ्योरी में विश्वास करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भाई साहब अच्छे कर्म करोगे तो अगले जन्म में भी आपको अच्छा मिलेगा कुछ, और बुरे कर्म करोगे तो अगले जन्म में भगवान बाद में कीड़े मकोड़े बना देगा। क्यों कहते हैं हम ये बातें? क्योंकि हमारी थियरी कहती है कि हम किस में विश्वास करते हैं? पुनर्जन्म। तो कहीं भी डेड बॉडी के साथ में इस प्रकार की कोई चीज मिलती है, इसका मतलब लोग किस में विश्वास करते हैं? और ये भारत नहीं, दुनिया की लगभग संस्कृतियों में रीबर्थ थ्योरी में विश्वास किया करते थे। आपने एक नाम सुना होगा, मिस्र के पिरामिड। पिरामिड सुने? तो पिरामिड क्या है? कब्रिस्तान है, कुछ नहीं है। कोई बड़ा आदमी मरा है तो उसके ऊपर उन्होंने क्या बना दिया? पिरामिड। जैसे अपने यहाँ मुसलमान बना देते मकबरे, हिंदू बना देते छतरियां। हिंदू कोई मरा उसके ऊपर हमने क्या बना दी? छतरी। कोई मरा उसके ऊपर हमने क्या बना दिया? मकबरा। ताजमहल मकबरा ही तो है भाई। शाहजहां की एक रानी है मुमताज महल, क्या नाम है? तो मुमताज महल मरी तो उसको दफनाई, दफनाने के बाद उसके ऊपर एक कमरा बना दिया, वो एक कमरा बड़ा महल बना दिया, इसलिए उसको नाम पड़ गया मुमताज महल का मकबरा। क्या नाम था भाई? यहाँ मुमताज महल है, मुमताज महल का मकबरा। धीरे धीरे लोगों ने कहा मकबरा हटा दिया कि ये कौन है? भाई मुमताज महल मरी थी यहाँ पे, मुमताज महल। फिर धीरे धीरे मुंह मट गया तो लोगों ने क्या कह दिया? आजकल लोगों ने महल ही हटा रखा है। पढ़े थे ताज, देख के थे ताज। मुझे लगता है अब अगला नंबर जय का है। अब थोड़े दिन लोग कहेंगे कहां गए थे? ता, तो खाली ता बचेगी, उसके अलावा ये कुछ नहीं बचेगा। तो मिस्र के जो पिरामिड है उनके अंदर जब डेड बॉडी रखी जाती, बाकायदा बाहर एक कमरा बनाते, उसके अंदर डेली खाने पीने का सामान रख के आते, डेली। उनका ये मानना था कि भूख तो डेली लगती है ना, तो आज खीर रख के दूसरे दिन के खीर नहीं खाई, पसंद नहीं है कि हलवा रख दो आज, तो अलग अलग चीजें रख रख के आया करते थे, पूरा अलग से कमरा बनाते थे उनके लिए। तो हमें बागोर से क्या क्या मिलते हैं बताओ? देखे, लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, खेती, तांबे की छेद वाली सुई, लोहे के उपकरण, है ना। अब कोई आपसे पूछेगा तांबे की छेद वाली सुई हमें राजस्थान के कौन से सेंटर से प्राप्त होती? कौन से? बागोर। बागोर अपना राजस्थान का सबसे पुराना सेंटर है ना। तो फिर बागोर का नाम ही पड़ा कि हमारे राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं ये उनका पालना है। ये उनका क्या है कि राजस्थान में सबसे पहले बच्चा कहीं पर झूला झूला होगा तो वो कहां पर झूला है? अपना बागोर। कहां पे झूला है? बागोर। नीचे अलग से एक लाइन लिखो, साक्ष्य हो गए, अलग से स्टार लगा के लिखो। बागोर को राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। पालना समझते हो ना, बच्चों का झूला। बागोर को राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। बागोर इज नोन एज क्रेडल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान। बागोर को राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। बागोर इज नोन एज क्रेडल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान। बागोर को राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। बागोर इज नोन एज फादर ऑफ सॉरी क्रेडल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं क्या कहते हैं? पाल। तो सबसे पुरानी कोई राजस्थान में जगह मिली, वो जगह कौन सी मिली है? बागोर। ये जगह जिस बंदे को मिली थी ना, उस बंदे का नाम था एलएस लेस्नी। क्या नाम था? तो कोई पूछे बागोर की खोज किसने की थी? किसने की थी? पर वहां पे खुदाई करने वाला बंदा कौन है? वीरेंद्रनाथ मिश्र। बड़े तौर पर पुणे यूनिवर्सिटी के वीरेंद्रनाथ मिश्र है, उन्होंने खुदाई करवाई। पर पहले कि यार यहाँ कुछ मिल सकता है, ये बताने वाला बंदा कौन है? लिख लो। एलएस लेस्नी ने बागोर की खोज की थी। एलएस लेस्नी डिस्कवर्ड बागोर। एलएस लेस्नी ने बागोर की खोज की थी। एलएस लेस्नी डिस्कवर्ड बागोर। एलएस लेस्नी ने बागोर की खोज की थी। एलएस लेस्नी डिस्कवर्ड बागोर। बागोर की क्या की थी? खोज की थी। अब बागोर कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। उसकी खोज करने वाला बंदा कौन? एलएस लेस्नी। पुणे यूनिवर्सिटी से कौन उसका एक्सकवेशन करने के लिए है? वीरेंद्रनाथ मिश्र। सबसे पुरानी जगह इसलिए प्राचीन सभ्यताओं का पालना। जिस जगह की खुदाई हुई जगह का नाम क्या है? महासत्या। कैसे पत्थर के उपकरण मिले? लघु। कैसे? लघु, छोटे छोटे मिले, लघु पाषाण उपकरण मिले। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या मिली हमें? पशुपालन और कृषि। सुई कैसी मिली? कौन सी धातु के उपकरण मिले?
लोहे के, किसके? लोहे, पढ़ा हमने लोहे के। और डेड बॉडी के साथ क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है? दूसरा जो हमें बड़ा सेंटर मिला वो मिला तिलवाड़ा। कौन सा मिला? लिखो तिलवाड़ा। तिलवाड़ा आपके नए बने जिले बालोतरा के अंदर है, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लो बालोतरा। फिर मैंने कहा कि किसी ना किसी नदियों के किनारे, तिलवाड़ा के पास से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है लूणी। क्या नाम है? लिखो, यह है लूणी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर लूणी। यह है लूणी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर लूणी। उत्खनन करने वाले वो सेम बंदे हैं जिन्होंने बागोर का उत्खनन किया। उन्होंने किसका किया? तिलवाड़ा। बागोर में किसने किया? वीरेंद्रनाथ मिश्र। तो यहां भी कौन करेंगे? वीरेंद्रनाथ मिश्र। लिखो, उत्खनन करता वीरेंद्रनाथ मिश्र। एक्सकेवेटर वीरेंद्रनाथ मिश्र। कौन थे उत्खनन करता यहाँ के? वीरेंद्रनाथ मिश्र। अब क्या क्या मिला? लिखो, साक्ष्य एविडेंसेस। साक्ष्य एविडेंसेस, साक्ष्य एविडेंसेस। लिखो, एक नंबर लगा के लिखो। वही पाषाण का है, छोटे छोटे उपकरण मिले। लिखो, लघु पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब छोटे, लिथ मतलब पत्थर। लघु पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ। वही इन लोगों ने इकोनॉमी में सबसे पहले पशु पालने शुरू किए। लिख लो, पशुपालन। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को क्या बना लिया था? डोमेस्टिक। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन। तो दो चीजें क्या क्या मिली? लघु पाषाण उपकरण और दूसरा क्या आपका? पशुपालन। तीसरा लिखो, अग्निकुंड। फिर मैं समझाता हूं थोड़ा। फायर अल्टार्स। अग्निकुंड, फायर अल्टार्स। कल राम जी वाले मंदिर का चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था। अच्छा, क्या था? कल क्या हुआ उस मंदिर में ऐसा? प्रधान प्राण प्रतिष्ठा। किसमें? मूर्ति। कुल मिलाकर मूर्ति रखी गई। कल क्या रखी गई? मूर्ति। कल उसमें क्या रखी गई? मूर्ति। मंदिर बनते तो कई दिन हो गए थे, कल क्या रखी थी? मूर्ति। इसका मतलब आजकल अपने भक्ति का जो माध्यम है वो मूर्ति पूजा है। भक्ति का माध्यम क्या है? हम एक मंदिर बनाते हैं, मंदिर बना के उसके अंदर क्या रखते हैं? मूर्ति, और वो मूर्ति पूजा करते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि भाई आज भी देखो, जब ये राम जी वाली मूर्ति बनाई गई तो देश में अलग अलग लोगों को कहा गया कि भाई तुम मूर्तियां बनाओ। कई लोगों को यूं टेंडर दिए गए, बाद में जिसकी मूर्ति सबसे अच्छी होगी वो यहाँ पे रखेंगे। और वो कर्नाटक के योगी राज अरुण, कौन है? उन वाली मूर्ति अच्छी लगी इसलिए हमने वो मूर्ति स्थापित कर दी। इसका मतलब लोग आजकल मूर्तियां बनाना जानते हैं। आप इमेजिन कीजिए, जब लोग मूर्तियां बनाना जानते ही नहीं थे, बहुत पुराने टाइम में जब मूर्ति पूजा थी नहीं, तब भी व्यक्ति धर्म कर्म तो करता ही होगा, धर्म को तो मानता ही होगा। भाई आज हम क्यों मूर्ति पूजा करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि यार मूर्ति के माध्यम से भगवान को याद करना, शिव जी को याद करना है तो शिव जी की मूर्ति के आगे, राम जी को याद करना है तो राम जी की मूर्ति के आगे। फिर अपना तो वो बड़ा सा सिद्धांत है कि अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों ने कहा कि यार भारत के लोग ये कहते हैं घट घट में भगवान है, कण कण में भगवान है, फिर तो यहां दोख लो राम जी को, ये दोख लो शिव जी को, फिर उसके लिए मंदिर क्यों चले जाते हो तुम? तो फिर वो आप पता नहीं बात कितनी सच्ची कितनी झूठी, अपने विवेकानंद जी के नाम का लेबल लगा के बताते हैं कि विवेकानंद जी का रिप्लाई है कि हवा चारों तरफ है, वातावरण में हवा चारों तरफ है, फिर भी हम पंखे के नीचे जाके बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे घनत्व है, भगवान सब तरफ है, मूर्ति के आगे महसूस ज्यादा होता है। सिंपल सा यार, इसलिए मूर्ति के आगे जाते हैं, वरना हम भी जानते हैं घट घट में है, कण कण में है, वहां उसका घनत्व ज्यादा है, वहां फील ज्यादा देता है, वो एनर्जी ज्यादा देता है, इसलिए वहां पे धोखा जाए। कुल मिला कहने की बात यह है कि अब हम मूर्ति पूजा के माध्यम से भगवान की पूजा करते हैं। जब कभी मूर्ति पूजा नहीं थी तब मनुष्य का भगवान को राजी करने का तरीका था अग्निकुंड। क्या था? इसको मैं सिंपल भाषा में समझा दूं, यज्ञ। यज्ञ समझ गए? भाई यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में क्या जलाते हैं हम? अग्नि। तो अग्निकुंड का मतलब क्या? वो लोग क्या कर रहे हैं? यज्ञ। तो मनुष्य ने सबसे पहले भगवान को राजी करने के लिए क्या करने शुरू किए थे? यज्ञ। फिर धीरे धीरे वो इंटेलिजेंट हुआ तो उसने बनाई थी मूर्तियां, और इंटेलिजेंट हुआ तब उसने बनाए मंदिर।
मंदिर बाद में बने हैं, मूर्तियां पहले बनने लग गई है। मंदिर के एविडेंस हमें बहुत बाद में मिलते हैं, लेकिन मूर्तियां बहुत पुरानी है। इसका मतलब उसने पहले भगवान को राजी करने के लिए यज्ञ किया, फिर उसे लगा कि नहीं यार, एक कोई रूप तो आना चाहिए मेरे आगे, ऐसे तो भगवान को कैसे राजी करूं, तो उसने क्या बना ली, मूर्ति। फिर उसे लगा इस मूर्ति की एक जगह भी होनी चाहिए, ये नहीं कि हर कहीं मूर्ति रख ली, तो उसके लिए उसने क्या बना लिया, मंदिर। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाओ, पहले उसने यज्ञ किए, फिर उसने मूर्तियां बनाई, फिर उसने क्या बनाए, मंदिर। यज्ञ करने के लिए किसकी आवश्यकता, अग्निकुंड, तो उसने क्या बनाया। अच्छा, ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है कि हम कहते हैं यज्ञ के लिए अग्नि जलाओ, यज्ञ के लिए क्या जलाओ, और अग्नि के अंदर आहुतियां दो, अग्नि के अंदर हम स्वाहा स्वाहा करते हैं। ये भी हो सकता था ना, पानी की बाल्टी बीच में रख के उसमें डाल देता, उसमें स्वाहा कर लेता, पर उसने बीच में पानी नहीं रखा, उसने क्या रखी, अग्नि रखी। कारण यह था कि उसके जीवन में अग्नि का वैसे भी एक बड़ा महत्व था, कि उसका जो शिकार है, शिकार को बाद में पकाने का काम वो किससे कर पा रहा था, अग्नि। वो जंगलों को जला रहा था, तो किसके माध्यम से जला पा रहा था, अग्नि के माध्यम से जला पा रहा था। तो उसके जीवन में सबसे बड़ा कोई तत्व था, तो वो तत्व कौन सा था, अग्नि। तो उसे लगा यार, भगवान को भी यदि बुलाना हो तो ये मैसेज कोई पहुंचा सकता, तो कौन पहुंचा सकता है, अग्नि। और उसने अग्नि को देवता मान लिया। अग्नि क्या मान लिया, भाई जो चीज हमारी जिंदगी में सबसे अधिक काम आए वो अपने आप में क्या है, देवता। अब उन देवताओं को बुलाना है, तो अपने वाले देवता की आवश्यकता था, अपने वाला देवता कौन सा, अग्नि। तो मनुष्य ने इमेजिन किया कि बाकी देवताओं के और मेरे बीच में जो भी मीडिएटर का काम करता है, वो देवता कौन सा है। आरएस का सवाल है 2010 का, मध्यस्थ देवता कौन सा है, कौन सा है, किस किस के बीच का मध्यस्थ, मनुष्य तथा अन्य देवताओं के बीच का मध्यस्थ कौन है। अब उसको लगा कि मुझे बारिश करवानी, इस बार बारिश नहीं हुई, और बारिश का देवता इंद्र। बारिश का देवता कौन है, उसने यज्ञ किया, अग्नि जलाई, अग्नि के आगे बैठा, अग्नि के आगे बैठा, हे अग्नि देवता, जाकर कहो इंद्र से कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश करवाई जाए। और अधिकतम बार ऐसा हुआ कि बारिश हो गई। यज्ञ किया गया, यज्ञ करने के बाद क्या हो गई, उसका विश्वास और जमा कि उन देवताओं को याद करने के लिए देवता कौन सा आवश्यक है। इसलिए आज दिन तक, अभी तक गांव में बारिश नहीं होती, यज्ञ करते हैं, और शताब्दियों से आज दिन तक बारिश हो और जाती है। इसलिए हमारा विश्वास जमा हुआ है कि यार, भगवान को राजी करने के लिए क्या याद करना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि जब दो कोई लोग आपस के अंदर शादी कर रहे हैं, तो भगवान को याद कर रहे हैं कि हे भगवान, हमें सुख शांति देना, हमारे जीवन में समृद्धि लेके आना। अब ये सूचना भगवान तक कौन दे सकता है। इसलिए फेरे किसके चारों तरफ लिए जाए, नहीं रखी पानी की बाल्टी बीच में लगाओ रे फटाफट, बीच में क्या रखी गई, अग्नि रखी गई। अग्नि वह देवता है जो हमारे तथा अन्य देवताओं के बीच में किसका काम करता है, किसका काम करता है, मध्य। मंगलवार, आज मंगलवार है, हमारे में से ज्यादातर की मम्मियां जो है हनुमान जी के प्रसाद चढ़ा रही होगी। हम चूरमा बना रहे होंगे, घर पे खीर बना रहे होंगे, हनुमान जी के प्रसाद चढ़ा रहे होंगे। एक तरीका तो यह है कि अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति है, मम्मी चूरमा ले, हनुमान जी के मुंह के जाके लगा लो, हनुमान जी खाओ, आप ही क्या याद रखोगे, प्रसाद चढ़ाया था आपके। पर मम्मी ऐसा नहीं करती। मम्मी चूल्हे से एक धूपिया उठाती है, खीरा खीरा समझते हो, धूपिया समझते हो, वो उठाती है, और मम्मी उसके ऊपर ले जाके धूपिया के ऊपर चूरमा रखती है और कहे बालाजी महाराज भोग लगाइए। क्योंकि मम्मी जानती है कि बालाजी नॉट रीचेबल है, बालाजी तक सीधे हमारी पहुंचे। हमारा जो मध्यस्थ है वो कौन है, अग्नि। हम अग्नि को खिलाएंगे, अग्नि किसको देगा, अग्नि किसको देगा, बल। अग्नि भी देवता है, अग्नि डाकिया नहीं है कि हमारी सूचनाएं वहां तक भेज दे ना, वो अपने आप में क्या है, देवता। इसलिए अग्नि पे भी मम्मी जब चूरमा चढ़ाती है तो बाकायदा हाथ के हाथ लगा के धीरे से, ऐसा नहीं कि मम्मी दूर से चूरमे की गोली बनाएगी, हे ले कैच कैच अग्नि प्लीज, ऐसा नहीं किया जा रहा। भेद सावधानी से हम हाथ जोड़ते हैं, हे अग्नि देवता, आपको हम ये हवि प्रदान कर रहे हैं, आपको ये हम चूरमा प्रदान कर रहे हैं, ये हम आपके माध्यम से किसके पास पहुंच जाना चाहिए, बालाजी के पास। कल हम गणेश जी की करेंगे, फिर अग्नि रखेंगे। कल बुधवार को गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर भी बीच में तो क्या रखेंगे, अग्नि। तो अग्नि कुंडों का मिलना ये बताता कि मनुष्य धार्मिक हो गया, मनुष्य क्या हो गया। तो तिलवाड़ा से क्या क्या चीजें मिल रही है अपने को, लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन और अग्नि। इन दोनों जगह उत्खनन करने वाला बंदा कौन है, वीरेंद्रनाथ मिश्र। किस किस का उद्घाटन किया, सॉरी उत्खनन किया उन्होंने, बागौर और किस किस का। तो उन्होंने बागौर और तिलवाड़ा पर एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था बागौर एंड तिलवाड़ा, लेट मेजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। उतार लो आप, जैसे कि जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो वीरेंद्रनाथ मिश्र की पुस्तक, मैं जैसा लिखूं वैसा उतार लो, फिर मैं समझाता हूं।
क्या नाम, बुक का नाम बोलो देखे। बागोर एंड तिलवाड़ा लेट मिजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। बोलो दोबारा बोलो, नाम बोलो। बागोर एंड तिलवाड़ा लेट मिजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। वापस बोलो एक बार और बोलो। बागोर एंड तिलवाड़ा लेट मिजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सुनो देखो, आप इस शब्द पे एक पे ध्यान देना। मैंने एक शब्द लिखा है मिजोलिथिक। क्या शब्द लिखा है? सुनना, केवल मेरी बात सुनिए आप। हम कौन सा काल पढ़ रहे हैं? पाषाण काल। कौन सा पढ़ रहे हैं? पाषाण। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, बहुत पुराना, बीच का, बहुत नया। कौन कौन से 3 बांट सकते हैं? बहुत पुराना, बीच का, बहुत, कोई आज के कोई 5 लाख साल पहले बहुत पुराना, ठीक ठाक सा बीच वाला सा, कोई 2 लाख साल पुराना तो वो बीच का, और एकदम कोई 10,000 साल पुराना तो वो कौन सा हो गया? नया। 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पुराने वाले को हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक, वो पैलियोलिथिक। बीच का ठीक ठाक सा मध्य पाषाण काल, हम उसको बोलते हैं मिजोलिथिक। सबसे नए वाले को हम बोल देंगे नव पाषाण काल, नियोलिथिक। मतलब पाषाण काल कितने भागों में बांट सकते हैं? कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। सबसे पुराना कौन सा हो गया? पूरा पाषाण काल। पाषाण काल क्यों बोलते हैं इसको? शुरुआत में उसने बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया। कैसे पत्थरों का? भाई नदियों के पास रहता था, नदियों से, पहाड़ों से नदियां आती है, पहाड़ों से उसके साथ में पत्थर आते हैं, जो पत्थर उसको नदियों के पास से मिल गए उसने लिए और उसने जानवर मारने शुरू किए। धीरे धीरे इंटेलिजेंट हो तो समझ में आया कि यार ज्यादा भारी पत्थर ले जाने में भी दिक्कत रहती है, फेंकने में भी दिक्कत होती है, ज्यादा दूर तक जाता नहीं है। थोड़ा समझदार हुआ तो उसने पत्थरों को छोटे कर लिए। पत्थरों को क्या कर लिए? लघु। कौन से आगे? लघु। थोड़ा और इंटेलिजेंट है, उसको लगा कि ना यार छोटा करने से नहीं, थोड़ा तीखा करूं, थोड़ा एक साइड से तीखा कर लूं ना इसको, फिर मारूंगा तो हाथों हाथ एक में ही मरेगा। धीरे धीरे और समझदार उसने कहा दोनों साइड से तीखा कर लूं। बहुत पुराने वाला था, बड़े पत्थरों का प्रयोग कर रहा था। जो बीच में आया तो पत्थर कैसे आगे उसके? छोटे। इसलिए हमने पढ़े लघु पाषाण उपकरण। कैसे पढ़े? इसका मतलब मध्य पाषाण काल का जो बंदा है उसके पत्थरों के उपकरण कैसे? लघु। कैसे है? तो जहां लघु पाषाण उपकरण देखो, इसका मतलब वो बंदा कब का है? मध्य पाषाण काल। कोई बताए कि ये मध्य पाषाण काल का, तो आपके दिमाग में आना तो उसके पत्थर के हथियार कैसे होंगे? कैसे होंगे? लघु। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? मिजोलिथिक। इसका मतलब बागोर और तिलवाड़ा कौन से काल के? मध्य पाषाण काल। कौन से? इसमें भी आगे क्या लगा हुआ है? इसका मध्य पाषाण काल में भी बाद में नव पाषाण काल की तरफ आते हुए जो मध्य पाषाण, भाई मैं कहूं कि कोई 5 लाख साल पहले वाला पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल मैं कहूं 2 लाख साल पहले वाला, फिर मैं कहूं 10,000 साल पहले वाला कौन सा हो गया? नव पाषाण काल। तो उसमें कोई 50,000 साल पुराने वाला लेट हो गया ना थोड़ा। मध्य पाषाण काल के भी तो हो सकता है ना भाई, 2 लाख से लेके 10,000 के बीच में, तो 10,000 की तरफ जैसे जैसे आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? सॉरी, पुराना, अपने को पुराने वाला लेना है, तो लेट होने लग गया, तो वो कौन सा हो गया अपना? लेट। तो ये मध्य पाषाण काल में भी कौन सा है? पुराने वाला मध्य पाषाण काल। तो कौन सा हो गया? उत्तर, बाद वाला, सॉरी, लेट मध्य पाषाण, तो ये हो गया उत्तर मध्य पाषाण काल की कल्चर। कौन से इंडिया की? कौन से इंडिया की? नॉर्थ। अपने कुल मिला के याद ये रखना है कि मध्य पाषाण काल के। कौन से काल के? तो इसलिए बुक का नाम ऐसा। तो बुक का नाम दोबारा बताओ देखिए। पूरा बागोर तिलवाड़ा भी बुक का नाम है। बागोर एंड तिलवाड़ा लेट मेजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट। कल्चर का मतलब सभ्यता। उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट, मतलब भारत के कौन से हिस्से में पड़ते हैं हम? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम भारत की लेट मेजोलिथिक कल्चर मिली है 2 जगह से। कहां कहां से? इसलिए बुक का नाम क्या हुआ? बागोर एंड तिलवाड़ा लेट मेजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट। मेजोलिथिक में भी लेट है, बाद वाले मेजोलिथिक की। आई बात समझ में? तो किसकी बुक आई? वीरेंद्र नाथ। तो 2 बड़ी सभ्यताएं। कौन कौन सी 2 बड़ी सभ्यताएं? बागोर और तिलवाड़ा। तीसरा जो अपने को एक बड़ा सेंटर मिला वो मिला पचपदरा। कौन सा मिला? अब ये खाली सेंटर के नाम आप उतार लो, फिर अपने बात करेंगे। एक सेंटर मिला हमें, उस सेंटर का नाम है बुढ़ा पुष्कर। एक सेंटर हमें मिला, उसका नाम है जायल। एक सेंटर हमें मिला, उसका नाम है डीडवाना। एक सेंटर अपने को मिला, उसका नाम है सोजत। एक सेंटर मिला, उसका नाम है धनेरी। क्या क्या नाम है सेंटर के? बताओ देखिए। पचपदरा, बूढ़ा पुष्कर, जायल, डीडवाना, सोजत, और मैं डिस्ट्रिक्ट बता देता हूं इनके। पचपदरा बालोतरा में,
बूढ़ा पुष्कर आप जानते हो, अजमेर, जायल नागौर, डीडवाना डिस्ट्रिक्ट बन गया अपने आप में, डीडवाना डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, सोजत और धनरी पाली में। है ना। आपको सिंपल आपसे सवाल पूछेगा, इनमें से कौन सा केंद्र पाषाण काल में नहीं था? सोजत, धनेरी, डीडवाना, कालीबंगा। कालीबंगा को उससे कोई लेना देना? आगे बात कोई पूछेगा इनमें से कौन से केंद्र को आप पाषाण काल के अंदर मान सकते हैं, वो सेंटर के नाम देगा आपको, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धनेरी। धनेरी को मान सकते हैं, तो पाषाण काल के सेंटर याद रहेंगे। दो बड़ी सभ्यताएं मिली अपने, कौन कौन सी? बागोर और तिल। बाकी वाले भी सेंटर मिले हैं पर उतने बड़े सेंटर नहीं है, तो उनके केवल सेंटर के नाम याद करते हैं, वहां से क्या मिला उसको अपने ज्यादा याद करते नहीं। अब मैंने बताया पाषाण काल के बाद अगला जो काल है वो कौन सा अपना, कौन सा है बताओ, देखिए लिखवा रखा है, कौन सा है? लिखो, ताम्र पाषाण काल, चैल्कोलिथिक एरा। ताम्र पाषाण काल, चैल्कोलिथिक एरा। मनुष्य थोड़ा समझदार हुआ तो उसे समझ में आया कि हर नदियां भी दो प्रकार की है, एक वो जो 12 महीने चलती है, एक वो जो बरसात के टाइम में चलती है। उसे समझ में आया कि बरसात वाली नदी के पास में रहे तो बरसात के बाद के दिनों में पैसे मरेंगे, लूणी। बारिश वाले दिनों में तो आती, जब बारिश नहीं आती तब आती, तो उसे ऐसी नदियों की आवश्यकता थी जो 12 महीने चले। राजस्थान में ऐसी बड़ी नदी जो 12 महीने चलती वो है बनास। कौन सी है? इसलिए ताम्र पाषाण काल के अधिकतर जो केंद्र है वो कौन सी नदी के पास मिले? कोई 10 सेंटर अपने को मान लो मिले, तो 10 सेंटर कौन सी नदी के आसपास है? या तो बनास या उसकी जो ट्रिब्यूटरीज निकलती है, उसकी जो सहायक नदियां निकलती है। इसलिए सभ्यता का नाम क्या हुआ? अब अपने को जितने केंद्र मिले, 8-10 केंद्र पढ़ेंगे हम, जितने केंद्र मिलेंगे उनमें सबसे बड़ा जो केंद्र मिला अपने को वो मिला आहड़। वो कौन सा मिला? तो सब जगह वैसी ही वस्तुएं मिली है जैसी कहां से मिली हमें? आहड़, ज्यादातर चीजें। इसलिए सभ्यता का नाम क्या हो गया? तो ताम्र पाषाण काल की सभ्यता बनास के पास मिली, इसलिए क्या बोलते हैं? बनास सभ्यता। उसका बड़ा केंद्र कौन सा था? आहड़, इसलिए क्या बोलते हैं? आहड़ सभ्यता। ठीक है, लिखो। इस काल के अधिकतर केंद्र, मोस्ट ऑफ साइट्स ऑफ दिस एरा, इस काल के अधिकतर केंद्र, मोस्ट ऑफ साइट्स ऑफ दिस एरा बनास नदी के किनारे स्थित है, आर लोकेटेड नियर रिवर बनास। बनास नदी के किनारे स्थित है, आर लोकेटेड नियर रिवर बनास। बनास नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता के अधिकतर केंद्र, मोस्ट ऑफ साइट्स ऑफ दिस एरा बनास नदी के किनारे स्थित है, आर लोकेटेड नियर रिवर बनास। बनास नदी के किनारे स्थित, आर लोकेटेड नियर रिवर बनास। अतः इसे बनास सभ्यता कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज बनास सिविलाइजेशन। अतः इसे बनास सभ्यता कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज बनास सिविलाइजेशन। अतः इसे बनास सभ्यता कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज बनास सिविलाइजेशन। लाइन चेंज करके लिखो। आहड़ इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। आहड़ वॉज प्रोमिनेंट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। आहड़ इस सभ्यता का, अब आहड़ कहां कब क्या है पढ़ लेंगे अपने, एक बार लाइन लिखो। आहड़ इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। आहड़ वॉज प्रोमिनेंट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। आहड़ इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। आहड़ वॉज प्रोमिनेंट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। अतः इसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आहड़ सिविलाइजेशन। अतः इसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आहड़ सिविलाइजेशन। अतः इसे क्या कहा जाता है? आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। अब अपने लिखो केंद्र, हेडिंग डाल लो केंद्र, और हम खुद ही कह रहे हैं कि प्रमुख केंद्र कौन सा है? आहड़। तो पहला केंद्र कौन सा पढ़ लेते हैं? आहड़। आहड़ पड़ता है उदयपुर में। आहड़ कहां पड़ता है? उदयपुर। लिख लो कोष्टक में उदयपुर। वही मैंने कहा नदियों के पास में होंगे, तो यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है आयड। क्या नाम है? और आप राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ते हो, इसी नदी का एक नाम और है बेड़च। क्या नाम है? उदय सागर झील तक तो इसका नाम है आयड, उदय सागर झील के बाद इसी का नाम क्या हो जाता है? बेड़। तो आहड़ कौन सी नदी किनारे? या तो आप आयड का दो या उसी को क्या बोल दो? बेड़च। लिख लो, यह है आयड या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर आयड और बेड़च। यह है आयड या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर आयड और बेड़च। सबसे लास्ट में काली टोपी, भैया बात मत करो रे, पढ़ लो।
आइएडिया बेडच नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे स्थित है? आइडिया बेड। पुरानी जैनों की जो किताबें मिलती है उनके अंदर इसका नाम मिलता है अघाटपुर। क्या नाम मिलता है? या इसका एक नाम मिलता है आठपुर। क्या मिलता है? तो कोई पूछे कि आहड़ के पुराने नाम क्या क्या थे, तो क्या क्या नाम थे बताओ देखे। अघाटपुर या आठपुर लिख लो। प्राचीन नाम, एंशियंट नेम्स, प्राचीन नाम एंशियंट नेम्स बराबर लिखो। अघाटपुर या आठपुर। कोई पूछेगा आघाटपुर किसका पुराना नाम था, तो किसका पुराना नाम था? आहड़। या आहड़ को पुराने समय में किन नामों से पुकारा जाता था, तो किन नामों से? अघाटपुर और आठपुर। कौन कौन से बताओ देखे। अघाटपुर और आठ। एग्जैक्टली जिस जगह की उत्खनन किया गया उस जगह को लोकल भाषा में लोग बोलते हैं धूलकोट। क्या बोलते हैं? तो कोई पूछेगा आहड़ का स्थानीय नाम क्या है, उसका लोकल नेम क्या है, तो क्या नाम है उसका? लिख लो स्थानीय नाम, लोकल नेम धूलकोट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, स्टार लगाना। 2008 के किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि आहड़ का स्थानीय नाम क्या, लोकल नेम क्या है, तो क्या नाम है उसका? धूलकोट। क्या नाम है? तो प्राचीन नाम क्या क्या बताओ। आघाटपुर या आठपुर। और स्थानीय नाम क्या है? अब कोई ना कोई उत्खनन करेगा, लिखो उत्खनन करता, एक्सकेवेटर्स। अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम में किया। क्या के नाम, बंदों के नाम बताओ देखे। अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, हंसमुख धीरज। सबसे पहले किसने किया? तो मुझे याद है एक बार ये भी सवाल था कि आहड़ का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था, तो किसने किया था? अक्षय कीर्ति, वो करके चले गए। बाद में किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल। किसने किया? रतन। उस वो करके चले गए। फिर किसने किया? सबसे लंबा एक्सकेवेशन यदि कोई चला था तो हंसमुख धीरज सांकलिया वाला था। कौन सा था? इन्होंने लंबे टाइम तक, कई टाइम तक बाद में किया था, पर तीन लोगों ने किया अलग अलग टाइम पे। किस किसने बताओ? अक्षय कीर्ति व्यास। कौन कौन, दोबारा बताओ। अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल। अब कोई पूछेगा इनमें से कौन आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं था? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, हंसमुख धीरज सांकलिया, केदारनाथपुरी। केदारनाथपुरी से संबंधित है नहीं। क्या क्या मिला हमें, लिखो साक्ष्य, एविडेंसेस। कौन से काल का सेंटर है, दोबारा बताओ मेरे को। ताम्रपाषाण। कौन से का? ताम। कौन सी धातु मिल रही है? तो इसका मतलब तांबा तो पक्का ही मिलेगा ना भाई साहब। तो यहां से तांबे की भट्टियां मिली है। क्या मिली है? तांबे की। तांबा गलाया जाता है, इसका मतलब लिखो तांबे की भट्टियां, कॉपर फर्नेसेस। तांबे की भट्टियां, कॉपर फर्नेसेस। कोई पूछेगा हमें तांबे की भट्टियां कहां से प्राप्त होती है, तो कहां से प्राप्त होती है? और इतनी ज्यादा यूं तांबे की भट्टियां मिली है कि इसका नाम पड़ गया ताम्रवती नगरी। क्या नाम पड़ गया? आगे डैश लगा के लिख लो, इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज कॉपर सिटी। इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज कॉपर सिटी। अब आपसे कोई पूछे कि राजस्थान के कौन से केंद्र को ताम्रवती नगरी कहा जाता है, तो कौन से केंद्र को? अब कोई दोबारा पूछे क्यों कहा जाता है? वहां से हमें क्या मिलती है? तांबे की भट्टी। तांबे की भट्टियां मिली है। मिट्टी को बोलते हैं मृदा, बर्तनों को बोलते हैं भांडे। इसलिए मिट्टी के बर्तन मिले वो होते हैं मृद भांड। क्या होते हैं? सुन, अरे सुनो रे, सुन के लिखो। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं क्या बोलते हैं? मृद। हर जगह मिले, सब जगह से, जहां कहीं भी पुरानी सभ्यताएं मिली है वहां पर क्या मिले? मृद भांड मिले। अब जाके थोड़ा सा समाप्त हुआ है। मेरे को याद है गांव में 20-25 साल पहले तक गांव के अंदर जब जब भी कोई मकान बनाते, नींव खोदते, उसमें मटके मिल जाते। ये तो मेरे देखे हुए घर पे कि हमारे घर में घर बना रहे थे, आज के जब भी 25-30 साल पहले, वो मटके कई दिन तक पड़े रहते, तो मुझे वो याद भी आते हैं कि नींव खोद रहे थे, नींव के अंदर बड़े बड़े मटके मिले। तो ये मटके मिलना बहुत स्वाभाविक सी बात, इस प्रकार के मिलते थे। हो सकता है किसी टाइम लोग रहते हो,
बाद में वो उधर से दूसरी जगह पर गए, उन्होंने नीचे गाड़ दिया, वैसे सभ्यता का विनाश कभी हुआ तो वो नीचे रह गए, बाद में लोगों को मिलते हो। हमें आहड़ में खूब बड़ी मात्रा में मृद भांड मिले। आहड़ में कोई चीज सबसे अधिक मिली है तो वो कौन सी है? इसका मतलब ये है कि अमृत भांड का उद्योग है। क्या है भाई? मटके बनाते होंगे, मटके बना के बेचते होंगे वो लोग। यहाँ पे वो दो प्रकार के मिल रहे हैं अपने को, एक तो मिल रहे हैं काले और एक मिल रहे हैं लाल। कौन कौन से मिल रहे हैं? तो कोई पूछेगा आहड़ में किस किस प्रकार के मृद भांड मिले हैं, तो किस किस प्रकार के मिले? काले और लाल। लिख लो, काले व लाल मृद भांड, ब्लैक एंड रेड अर्दनवेयर्स। काले व लाल मृद भांड, ब्लैक एंड रेड अर्दनवेयर्स। काले व लाल मृद भांड, ब्लैक एंड रेड अर्दनवेयर्स। इनको लोकल भाषा में वहां के लोग बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं? या इनको बोलते हैं कोठ। क्या बोलते हैं? कोई पूछेगा इन मृद भांडों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लिख लो आगे डैश लगा के। मृद भांडों को गोरे या कोठ कहा जाता है। अर्दनवेयर्स आर नोन एज गोरे और कोठ। मृद भांडों को गोरे या कोठ कहा जाता है। अर्दनवेयर्स आर नोन एज गोरे और कोठ। अब कोई पूछे आहड़ से मिली हुई कौन सी सामग्री को गोरे या कोठ कहा जाता है? काले व लाल मृद भांडों। या उल्टा पूछे काले व लाल मृद भांड जो कि आहड़ से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? या कोई पूछे आहड़ से बड़ी मात्रा में कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है? काले व लाल मृद भांड। मेरा व्हाइट साइट है ना, और मेरे को इस पे थोड़ा यूं रंगीन करना हो, मुझे लगता है यहाँ पे फूल बनाना है, तो मेरे पास दो चीज होनी चाहिए। एक तो फूल बनाने का कोई ठप्पा होना चाहिए और एक कलर। मेरे को यहाँ पे गुलाबी बनाना तो गुलाबी और लाल बनाना तो लाल। एक तो मेरे पास पेंटिंग करने के लिए क्या होना चाहिए? कलर। और एक वो ठप्पा करने के लिए कोई ना कोई छपाई का मेरे पास कोई साधन होना चाहिए। यहाँ पे वो ठप्पे मिले हैं, जिसे कोई फूल बनाया जा सके, कपड़े पे कोई और चीज बनाई जा सके। इसका मतलब ये लोग रंगाई छपाई करते हैं। क्या करते होंगे? लिखो, रंगाई छपाई उद्योग, पेंटिंग एंड डाइंग इंडस्ट्री। रंगाई छपाई उद्योग। तो कोई पूछेगा भाई आहड़ में कौन से उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं, तो कौन से उद्योग के? ये लोग तांबा बेचते होंगे, ये लोग काले व लाल मृद भांडों का क्रय विक्रय करते होंगे, ये लोग रंगाई छपाई करते होंगे। इसका मतलब व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं तो दुकानें रही होगी, दुकानें रही होगी तो सामान को तोलते भी होंगे। तोलने के लिए क्या चाहिए? बाट। तो यहां से क्या मिले अपने को? बाट। लिख लो, वेट्स, बाट। किसी जगह पे बाट का मिलना ये बताता है कि क्या करते हैं? व्यापार वाणिज्य। क्या करते हैं? इसका मतलब आहड़ एक व्यापारिक केंद्र है। आहड़ कैसा केंद्र है? दो प्रकार की चीज हो सकती है, या तो इकोनॉमी एग्रीकल्चर भी हो सकती है, इकोनॉमी किस पे? ट्रेड। यहाँ पे किसके साक्ष्य मिल रहे हैं अपने को? ट्रेड के। लिखो, बाट के कोष्टक में लिखो, आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था। आहड़ वो जो ट्रेड सेंटर, आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था। आहड़ वो जो ट्रेड सेंटर। तो पूछेगी आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था, कौन सी वस्तु के आधार पर आप ऐसा कह सकते हो? बाट। बाटों का मिलना ये बताता है कि वो कैसा केंद्र था? अब जब भी ये दिमाग में तो व्यापार, तो फिर किससे करते हैं? कोई ना कोई तो होगा जिससे व्यापार करते हैं। तो अब पहले सिस्टम क्या हुआ करता? बार्टर। हमारी चीजें तुम ले जाओ और तुम्हारी चीजें हमें दे दो। भाई पैसा तो कैश तो था नहीं, तो वो सिंपल सा था कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो तुम मुझे फीस ही नहीं दोगे। तुमने मेरे को ला के दे दी 5 किलो चने, लो सर आपकी फीस ही आ गई। एक दूसरा उसने कहा सर 2 किलो घी। यही है आपके पास जो है आप मेरे को दे दो, और मेरे पास जो है वो मैं आपको दे दो। और पहले स्कूलों में तो यही हुआ करता था, इसलिए गांव में आज भी कहते हैं कि यार तुम तो पढ़े लिखे हो फिर भी थोड़ी से भी दिमाग नहीं है, तुम पढ़े लिखे हो फिर भी तेरे को ये नहीं आता। गांव में कोई कहते अरे कौन से पढ़े थे, चने दे के पास हुए थे। क्या दे के पास हो गए थे? पढ़ाई वढ़ाई इन्होंने की, मार साहब को चने दिए, मार साहब ने क्या कर दिए? इनको पास कर दिए। तो यहां से हमें कुछ ऐसी चीजें मिलती है जो अपनी नहीं है और कहीं की है, और कहीं की। इसका मतलब उन लोगों को कुछ दिया होगा और वहां से वो चीज ली होगी। जैसे नीले रंग का पत्थर मिला है जो कि अफगानिस्तान में मिलता है, लाजवर्द। क्या मिला? लिखो, लाजवर्द, लैपिस लाजुली। लैपिस लाजुली, लाजवर्द। मैं बताता हूं, आप लिखिए लाजवर्द और कोष्टक में लिख लो अफगानिस्तान। ये देखो मेरे हाथ में एक ये पत्थर, अंगूठी अंगूठी में एक पत्थर है, ये पत्थर है पुखराज, येलोइश टाइप का कुछ है ना, पीला सा थोड़ा। एक ये थोड़ा लाल सा है, इसको बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं? मूंगा। क्या बोलते हैं? मूंगा। तो ये पत्थर है, एक पीले रंग का पत्थर है, एक थोड़ा लाल रंग का पत्थर है। ऐसे जो नीले रंग के पत्थर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
प्रीसियस स्टोन होते हैं, महंगे पत्थर होते हैं। ये नीले रंग का पत्थर केवल अफगानिस्तान में मिलता है, इसके अलावा और कहीं भी मिलता। अब केवल अफगानिस्तान की चीज आहड़ में मिली है तो पैर से चल के तो ही नहीं। इसका मतलब वो लोग यहां से कुछ खरीद नहीं आए हैं, तो उन्होंने अपने वालों से कहा भाई 2 मटके दे दो, तो उन्होंने कहा तुम ये नीला बाटा दे दो, ये हमारे काम आ जाएगा। तो वो मटके लेके गए होंगे, बदले में क्या देके गए होंगे, है ना, या हो सकता है तांबा लेके गए हो, और तांबे के बदले में क्या देके गए हो, लाजवर्थ। अफगानिस्तान का लाजवर्थ आहड़ में पड़ा है, इसका मतलब आहड़ के लोग अफगानिस्तान से व्यापार वाणिज्य करते हैं। बोले बड़ी बात है। अच्छा, एक यहाँ पे पानी का बर्तन मिला है जिसके हत्थे नहीं लगे हुए। क्या नहीं लगे? हैंडल, हैंडल होता है अपने साइड में, लिखो बिना हत्थे का जल पात्र। मैं बताता हूं फिर, विदाउट हैंडल वाटर पोट, बिना हत्थे का जल पात्र, विदाउट हैंडल वाटर पोट, बिना हत्थे का जल पात्र, विदाउट हैंडल वाटर पोट। ऐसे अपने नहीं होते। अपने आप नॉर्मली नोटिस कीजिए, अपना कोई बड़ा ऐसा कोई पात्र, इसमें पानी रखे, उसमें हैंडल लगा दे, बाल्टी, जग, साइड के अंदर उसका हैंडल है। यहां पर एक बड़ा बर्तन है पानी का, लेकिन उसमें हैंडल लगे हुए नहीं। हमने कहा हमारे तो ऐसे होते नहीं थे, तो ऐसे कहां पर होते हैं? कैसे होते हैं? ईरान। कहां पर होते हैं? लिख लो कोष्टक में, ईरान, ईरान। तो अब कोई पूछे कि आहड़ के लोग कौन से देशों से व्यापार वाणिज्य करते थे? अफगानिस्तान से, ईरान से। अफगानिस्तान से करते थे, आपके पास क्या एविडेंस है? लपिस लाजुली है। वो ईरान से करते थे, आपके पास क्या एविडेंस है? हमें बिना हत्थे का क्या मिला है? जलपत्र। हमें एक सिक्का मिला जिसपे अपोलो का चित्र है। किसका चित्र है? लिखो, अपोलो के चित्र वाला सिक्का, एक कॉइन विद अपोलो पेंटिंग, अपोलो के चित्र वाला सिक्का, एक कॉइन विद अपोलो पेंटिंग, अपोलो के चित्र वाला सिक्का, एक कॉइन विद अपोलो पेंटिंग। और ये अपोलो के चित्र वाला सिक्का ये है यूनान का। कहां का है? लिखो, ग्रीस। कौन से देश का सिक्का है? यूनान। यूनान जिसको आप बोलते हो, ग्रीस जिसको आप कहते हो। अपने जिनको सूर्य भगवान बोलते हैं उसको बोलते हैं अपोलो। क्या बोलते हैं? अपने सूर्य भगवान को यूनान के लोग, ग्रीस के लोग क्या बोलते हैं? आपका सूर्य, उनका। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आज अयोध्या के अंदर सूर्यवंशी भगवान राम की मूर्ति लगा रहे हैं, इसलिए हम एक योजना शुरू करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। और हम 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर सिस्टम लगाएंगे। 1 करोड़ घरों पे क्या लगाएंगे? सूर्य ऊर्जा देता है, भगवान राम भारत को ऊर्जा देंगे, तो अब भारत के घर घर के अंदर ऊर्जा का सोर्स क्या हो जाएगा? सोलर, सोलर एनर्जी हो जाएगा, ताकि लाइट की खपत बचाई जा सके। सूरज भगवान अपने नॉर्थ इंडिया में वैसे खूब चमकते हैं, तो क्यों लाइट जलाई जाए भाई साहब, है ना। और है सोलर सिस्टम को तो हम और ढंग से डेवलप करें तो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। भाई मैं मेरी प्राइमरी एजुकेशन जिस गांव के अंदर हुई है, वहां पर हमारे 2004 तक लाइट नहीं थी। तो लाइट परंपरागत, ये जो लाइट है ये लाइट नहीं थी, तो फिर हमारा साधन क्या था? सोलर। और मेरे को याद है वो छोटी सी एक प्लेट हुआ करती थी सोलर की, जिसपे हम लाइट्स चला लिया करते थे, टीवी चला लिया करते थे, पंखे चला लिया करते थे। कम से कम इतना तो होता ही था। तो वो यदि पूरी छत के ऊपर वैसा वैसा सोलर सिस्टम लगा दिया फिर ऐसे चलाओ भाई। वो छोटी थी तो उसके ऊपर ये हुआ करता था, थोड़ी बड़ी आएगी तो और ज्यादा हो जाएगी। तो सरकार उस क्षेत्र के अंदर जहां लाइट्स नहीं थी, 99 के आसपास सरकार ने तब योजना शुरू की थी सोलर वाली, कि सब्सिडी दो भाई। वैसे वो प्लेट्स महंगी बहुत आती है, तो गांव के लोगों को थोड़ी सस्ती पड़ती थी, सरकार सब्सिडी दिया करती है उनके ऊपर, और तुम ये घरों के अंदर लगाओ ताकि तुम ये चला सको, अपने लाइट्स वगैरह ऑन कर सको इससे। तो अब प्रधानमंत्री ने वापस कहा, तो वैसे वैसे अपने यहाँ चली प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, उनके देश में चलता, तो वो चलाते प्रधानमंत्री अपोलोदय योजना। अपने सूर्य भगवान उनके कौन हो गए? अपोलो। आप कभी एक हॉलीवुड की मूवी देखना, ट्रोय, ट्रोय नाम करके हॉलीवुड की मूवी एक, उसके अंदर ब्रैड पिट हीरो है। तो ब्रैड पिट एक मूर्ति तोड़ता है, और मूर्ति तोड़ने के बाद हिंदी में यदि आप सुनोगे तो उसमें कहता है, ये लो तुम्हारे सूर्य का देवता अपोलो। तो अपोलो की मूर्ति तोड़ता है। तो अपने जिनको सूर्य भगवान बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं? अपोलो। तो एक पेंटिंग है जिसपे किसका चित्र बना हुआ है? अपोलो। अपोलो कहां पर माने जाते थे? यूनान। इसका मतलब सिक्का कहां से है? यूनान। इसका मतलब यूनान के लोग आहड़ से क्या करते हैं? क्या करते हैं? व्यापार वाणिज्य। तो वो लोग अफगानिस्तान से व्यापार वाणिज्य करते हैं, वो लोग ईरान से व्यापार वाणिज्य करते हैं, वो लोग यूनान से व्यापार वाणिज्य करते हैं। आपके पास क्या एविडेंस है? अपोलो के चित्र वाला सिक्का। वो ईरान से करते हैं, आपके पास क्या एविडेंस है? बिना हत्थे का जल पात्र। वो अफगानिस्तान से करते हैं, आपके पास क्या एविडेंस है? क्या है? लाजवाब। एक जगह से वहां पर 6 चूल्हे मिले। लिखो, 6 चूल्हे। एक ही जगह से क्या मिले? एक जगह से इतने चूल्हे मिलना 2 चीजें बता सकता है, या तो कोई बड़ी ज्वाइंट फैमिली है, या तो क्या है? ज्वाइंट, या भंडारा करते हैं, सामूहिक भोजन। क्या करते हैं?
सामूहिक, आप लिखो फिर मैं समझाऊं, तीर लगा के लिखो इसके। यह संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी देता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जॉइंट फैमिली और कलेक्टिव फीस्ट। यह संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी देता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जॉइंट फैमिली और कलेक्टिव फीस्ट। संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी देता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जॉइंट फैमिली कलेक्टिव फीस्ट। देखो ऐसा हुआ होगा ना, जब हम कहते हैं अफगानिस्तान के लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, ईरान के लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, यूनान के लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, तो कोई व्यापार करने आता होगा तो खाना भी तो खाते होंगे। कहाँ खाएंगे? तो कोई ढाबा होगा भाई, कहीं तो उनके खाने का कोई साधन रहा होगा ना भाई। किसी घर में जाके तो खाने से रहे, कुछ ना कुछ ऐसा व्यवस्था होगी कि यार जो व्यापारी आए वो यहाँ पर खाना खा लेंगे। कोई ढाबा होगा, धर्मशाला होगी, या ये भी हो सकता है कि उनका कोई ऐसा त्योहार आता हो जो पूरे गांव वाले एक जगह खाना खाते हो। अभी भी तो अपने होते हैं ना कि भाई हमारे परिवार की सवामणि है, सवामणि यार करते हैं अपने ऐसे कि भाई अपने बालाजी की सवामणि है, तो पूरा परिवार एक जगह खाता है। तो जहां एक जगह खाएगा वहां 5-7 चूल्हे होने जरूरी है। एक चूल्हे पे तो 50 लोगों को खाना बनेगा। तो अब एक परिवार है, क्योंकि अपना परिवार बहुत बड़ा हो गया। उस समय हो सकता है आहड़ छोटा ही रहा, छोटा रहा तो परिवार एक पूरा गांव रहा होगा, पूरे गांव एक जगह खाना खाएगा तो एक जगह चूल्हे ज्यादा होने चाहिए। तो या तो कोई बड़ा परिवार रहता है वहां पर, या वो एक साथ बैठ के कभी ना कभी खाना खाते हैं, इसलिए उन्होंने एक जगह कितने चूल्हे रख रखे हैं। अच्छा, तो क्या जानकारी देती है? तो राजस्थान के कौन से केंद्र से हमें संयुक्त परिवार के दर्शन होते हैं? तो कौन सी जगह से? आहड़। उनमें जो एक चूल्हा है उसमें 2 मुंह है, 2 मुंह वाला चूल्हा है, मतलब इधर भी चूल्हे में आप कुछ पका सकते हो, इधर भी पका सकते हो। अभी भी घरों में मिलते हैं, अभी भी गांव के अंदर मिल जाते हैं। मम्मी एक साइड के अंदर दाल चढ़ा देती है, एक साइड में उसमें रोटियां बना लेती है। तो 2 मुंह वाले चूल्हे लिखो, 2 मुंह वाला चूल्हा, डबल फेस्ट स्टोव। 2 मुंह वाला चूल्हा, डबल फेस्ट स्टोव, 2 मुंह वाला चूल्हा। इन चूल्हों के पास में एक मसाले कूटने के लिए रखा हुआ है सिलबट्टा। क्या रखा हुआ है? लिख लो सिलबट्टा। सिलबट्टा समझते हो? कोई कोई मसाले के लिए आपने चटनी तक उसको सीमित कर दिया, कोई मसाले कूटो ना उस पर। क्या आपने चटनी देखी है तो चटनी है। राजस्थान वालों को चटनी के अलावा क्या है? और मैं अक्सर हंसता रहता हूँ यार, अक्सर कहते हैं खाना पीना जलवायु पे डिपेंड करता है ना, कि गर्म जलवायु के लोग होंगे वो ज्यादा तीखी चीजें खाएंगे। इस सिद्धांत को तो हमने भाई साहब इतना भत्ता बता दिया है। हम सर्वाधिक गर्म जलवायु के लोग हैं, पर मध्य गर्मी में जून के महीने में जो पसीना अपने आप टपक रहा होता है, हमें इसको कहता है मिर्ची बड़ा मिल जाए तो मजा आ जाए। बड़े में मिर्चियां, फिर उसमें मिर्चियां और मिलाई है हमने, और वो हम खा रहे हैं। तो अपने साहब वैसे लोग हैं, तो सिलबट्टा अपने नहीं मिले तो किसके मिले? क्या क्या खाते थे ये लोग? ये लोग गेहूं खाया करते थे, यहां से गेहूं के एविडेंस मिलते हैं। ये लोग चावल खाते थे, चावल के एविडेंस मिलते हैं। लोग जवार खाते थे, जवार के एविडेंस मिलते हैं। लिख लो। क्या क्या खाया करते थे बताओ देखे। अब कोई पूछेगा इनमें आहड़ के लोग इनमें से किसका प्रयोग नहीं करते थे? गेहूं, चावल, जवार और बाजरा, किसका प्रयोग नहीं करते? सिंपल सा दिमाग लगाना, नदी के किनारे रहने वाले लोग बाजरा नहीं खाएंगे, क्योंकि बाजरा वो लोग खाते हैं जिनके पानी नहीं है। क्योंकि भाई ये इंटेलिजेंस ही ना मनुष्य की, वह जानता था कि जितना पानी वैसी फसल, कि भाई आप गेहूं उगा ही नहीं सकते ना कम पानी वाले इलाकों में। आप कम पानी वाले इलाके में गेहूं होगी नहीं। अब यदि कोई कम पानी वाले इलाके में मनुष्य रहता है, तो उसने ये सालों के प्रयासों के बाद, सालों की इंटेलिजेंसी के बाद ये पता लगाया कि यार कम जलवायु, सॉरी कम पानी वाली जो जलवायु है उसके अंदर कौन सी फसल हो सकती है? बाजरा। वो वाटर रेजिस्टेंस है, वो ज्यादा पानी खाती नहीं। एक दो बार राम जी राजी हो गए, 2 बारिश हो गई, एक बार जुताई के टाइम, एक बार बीच में और हो गई, उसमें खाने वाला बाजरा तो अपने हो जाएगा। जो नदी के किनारे रहेंगे वो चावल खाएंगे, जो नदी किनारे रहेंगे वो चावल। अपने राजस्थान में हम चावल नहीं खाते, अपने चावल ओली दिवाली बन रहे हैं, बार तिवारी चावल बनते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर ज्यादा पानी नहीं था। और उसमें पश्चिमी राजस्थान वालों को तो पक्की दिवाली होली पे बनते हैं, या कोई घर में मेहमान आए तो बनते हैं, बाकी उनका लेना देना, क्योंकि उनके चावल मिठाई है, लग्जरी है भाई साहब, दिल्ली चावल की पार पड़े। तो मेरे को याद है एक बार कोई प्री का ही बेचता, और उसमें 2 लड़कियां आती, वो आगे आगे बैठी हुई, और वो प्री का बेचता तो सुबह से शाम तक ही चलता कि भाई प्री का 2 महीने बाद एग्जाम होने वाला, तो हम उसको 7 बजे लगाते और शाम को 3, 3:30 बजे 5 बजे तक उसकी क्लास को चलाते कि यार आपका 15 दिन बाद एग्जाम है, महीने भर बाद एग्जाम है।
मेरी उसमें क्लास लगे 1 बजे से 3 बजे वाली मेरी क्लास, तो 1 बजे बच्चों के खाने का टाइम हो जाए, मैं उसमें 1:15 जाऊं तो कुछ बच्चे खाना खा रहे होते, कुछ बच्चे खाना खा चुके होते, लगभग डेली होता है कि सर 5 मिनट बैठ जाओ, बस हाथ धो के आ जाए, फिर क्लास शुरू करना आप। मैं जाता तो वो 2 आगे लड़कियां बैठ रही थी, वो डेली चावल खा रही होती। अब नॉर्मल सी बात, आगे आगे बैठते हो बच्चे मेरे से पूछते सर आप खा लो, तो आपने कहा भाई आप खाओ मत, खा के आया था अभी। तो मैंने 2-3 दिन नोटिस किया, डेली चावल खाती थी। एक दिन मैंने यूं कह दिया, माइक शुरू नहीं था, मैंने यूं ही कहा, वो बिहारी होगी, दोनों चावल खाती रहती हो डेली। अपनी ये नेचुरल फीलिंग है कि बिहार के लोग क्या खाते हैं। और उस लड़की ने था इनोसेंस से जवाब है कि नहीं सर हम तो उदयपुर के हैं। मुझे पुनः याद है कि आहड़ के लोग भी चावल खा रहे थे। उदयपुर वाले आज नहीं खा रहे भाई साहब, पहले खा रहे, अपने था नहीं, इसलिए अपने को लगता है कि चावल बहुत बड़ी चीज है, इनके तो बनता है तो ये खाते हैं भाई साहब, है ना। अपने को मामोसा फुम्पोसा आए, को होली दिवाली आए तो चावल बनते थे, इनके तो चावल बनते हैं तो ये चावल खाते हैं। तो आहड़ के अंदर भी उन लोगों के क्या मिल रहे हैं, गेहूं चावल और उनके बाजरा, अपने आप बाजरा ही बाजरा था, इसलिए शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए। उसने मारवाड़ पे कब्जा किया। क्या आपको लगता है कि शेरशाह सूरी मेवाड़ पर कब्जा करता फिर भी ये बात करता? भाई जी शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर कब्जा किया होता तो ये बात है, क्यों वहां बाजरा नहीं होता? फिर वो इनमें से किसी के नाम लेता कि मुट्ठी भर चावल के लिए मैंने हिंदुस्तान, है ना। पर वो इधर आया तो उसने कहा कि मुट्ठी भर किसके लिए, बाजरे के लिए। डेड बॉडियां मिली यहां से भी, डेड बॉडी के साथ मिलते हैं आभूषण, क्या मिलते हैं, लिखो, शव के साथ आभूषण, ऑर्नामेंट्स विद डेड बॉडी, शव के साथ आभूषण, ऑर्नामेंट्स विद डेड बॉडी। मैंने बता दिया चीजों के साथ कुछ भी मिलना ये बताता है किस में विश्वास करते हैं, वो रीबर्थ में विश्वास करने वाला होगा, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। यहां से एक बेल की मण मूर्ति मिली, आप लिखो फिर मैं समझाता हूं क्या है। बुल टेराकोटा, बुल टेराकोटा, देखो हिंदी वाला नाम देखिए, मण मूर्ति। मण का मतलब मिट्टी, मूर्ति का मतलब मूर्ति। मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां होती हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं टेराकोटा। क्या बोलते हैं? मिट्टी को पका के कुछ भी बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेराकोटा। नाम याद ही रख लेना ना, हिंदी वाले भी नाम याद रखना टेराकोटा, कि मिट्टी को पका के कुछ भी बनाया जाए उसको क्या बोलते हैं, टेराकोटा। इन्होंने मूर्तियां बनाई तो उनको क्या कह दिया हमने, मण मूर्तियां। किसकी मण मूर्ति? बैल की मण मूर्तियां मिली। ये सभ्यता बनास नदी के आसपास मिली भाई। आयड और बेडच भी बनास की सहायक नदियां हैं, तो उसके आसपास वाली मिली है। तो ये बनास के आसपास के जितने सेंटर मिले वहां सब जगह से हमें क्या मिलती है, बेल की मण। तो उसका नाम ही दे दिया हमने बनास का बेल। क्या नाम दिया कि इसका मतलब बनास के आसपास में इस प्रकार के बेल होते थे तो उनकी हमें मण मूर्तियां मिले। लिख लो, इसे बनास का बेल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज बनासियन बुल। इसे बनास का बेल कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज बनासियन बुल। इसे क्या कहा जाता है? बैल की मण मूर्तियां मिलना ये दिखाता है कि उन लोगों ने खेती शुरू कर दी है। क्या शुरू कर दी है? क्योंकि हल जोतने के लिए किसकी आवश्यकता, किसकी आवश्यकता है, तो हल जोतने के लिए बैल यूज में लेता होगा, तो उसने बच्चों के लिए खिलौने भी वैसे ही बनाए। ऑब्वियस ही बात है, आज यदि हेलीकॉप्टर उड़ता है तो खिलौने में भी क्या है, हेलीकॉप्टर, है ना। आज यदि कार है पापा के पास तो बच्चा भी कहेगा मुझे भी कार चाहिए, तो अपने खिलौना ला के देंगे कार वाला। वैसा के वैसे उस समय बैल यूज में लेते थे, तो खिलौने भी किसके बनाए गए, बैल के। तो खिलौने किसके बने, मिट्टी के, मिट्टी की मूर्तियां टाइप की बनी, इसलिए हमने क्या कह दिया, है ना। तो बैल की कहीं पर भी इस प्रकार की चीजें मिलनी दिखाती है कि क्या होने लग गई है, खेती। क्या होने लग गई, खेती। तो खेती में क्या यूज आ रहा था, बैल। क्या यूज आ रहा था, इसलिए गाय पवित्र हो गई। गाय, हमने कहा गाय माता है, गाय को मारनी, क्योंकि हम जानते थे कि यदि गाय को मार दिया तो हमें बछड़े कहां से प्राप्त होंगे, बछड़े नहीं होंगे तो बैल नहीं मिलेंगे, बैल नहीं मिलेंगे तो हम खेती करेंगे। दुनिया की हर घटना के पीछे और कुछ हो ना हो, इकोनॉमिक कारण जरूर होता है। यदि कोई चीज है इसका मतलब इकोनॉमी उसके पीछे कहीं ना कहीं, इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी, एग्रीकल्चर में हल जोतने के लिए हमें पशु चाहिए, हल जोतने के लिए जो पशु सबसे अधिक काम आ रहा था वो कौन सा था? मुझे लगता है ये भी मनुष्य का सदियों का एक्सपीरियंस रहा होगा कि यार कौन सा पशु सबसे अच्छा काम कर सकता है। उसने सारे यूज में लिए होंगे, उसने बैल यूज में लिया होगा, उसने पाडा यूज में लिया होगा, भैंस वाला पाडा भी लिया होगा। पर उसने नोटिस किया कि बैल बड़ा फुर्तीला होता है, तेज तेज चलता है, पाडा आलसी होता है। तो उसे लगा कि यार पाडे से तो एक खेत की जुताई 1 महीने में भी होनी नहीं, बैल से क्या हो जाएगी जल्दी। तो उसने कहा बैल का ध्यान रखना, बैल का ध्यान रखोगे तो गाय का अपने आप रखोगे। इसलिए भैंस माता नहीं हुई, माता कौन हुई, गाय माता। और आप, मैं कहता हूं कुछ चीजें चलती रहती है वो हम ध्यान ही नहीं देते कई बार।
गाय का जो बच्चा होता है उसको अपने बोलते हैं बछड़ा। क्या बोलते हैं? बछड़ा। भैंसवाड़ा होता है तो पाडियो। आज भी घर में छोटा कोई बच्चा यदि चंचल हो कि चारपाई भी चढ़ गया, कूद गया, तो पैर के लग गई, थोड़ी देर रोया, फिर वापस खेल रहा है इधर उधर, कभी इस बर्तन को फेंक दिया, कभी उस बर्तन को फेंक दिया, घर वाले आज कहते हैं वो टोगड़ी हुए। मतलब उतना ही चंचल है जितना चंचल कौन होता है? टोगड़िया। टोगड़िया फुर्तीला होता है, उतना ही फुर्तीला अपना ही बच्चा पैदा हो गया बच्चा। एक कोई बच्चा होता है खाया पिया पड़ गया, वापस वापस खाया पिया पड़ गया, आलस में नींद में रहता है, पाडू अरे सारे दिन पड़ा रहता है। हमारी दिमाग की कहीं ना कहीं मस्तिष्क के अंदर वो है कि फुर्तीला होता है वो किसके समान होता है? टोगड़िया के। और जो आलसी होते हैं किसके समान होते हैं? पाडे। इसलिए हमने टोगड़िया यूज में लिया, उधर पाडा यूज में। चलो कल पढ़ेंगे बाकी।